दोस्तों 376वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अहान पोप को मना करने के बाद वहां से निकल जाता है। वो अपने दुश्मनों को ट्रिक करके रोम से अपने होटल में सेफली पहुंच जाता है। अरमान बेचैन होता है क्योंकि ये सब बहुत कुछ स्मूथली हो गया था। पोप और हेनरी आपस में बात कर रहे होते हैं। हेनरी पूछता है कि पोप ने उसे अहान को सेक्रेटली फॉलो करने के लिए क्यों कहा था। हेनरी की बात सुनकर पोप ने स्माइल किया और कहा, इसके 3 रीजंस हैं। पहला कारण हिमांशु है। अहान हमारा गेस्ट है। अगर उसे वेटिकन सिटी में कुछ हो गया तो हम इंडियन मार्शल आर्ट्स को क्या जवाब देंगे। अहान को अगर खरोच भी आई तो हिमांशु तूफान ले आएगा और हम में से उससे कोई नहीं लड़ पाएगा और हम इंडियन मार्शल आर्ट्स को ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरा रीजन है टिफनी। टिफनी अहान को पसंद करती है। भले ही अहान ने मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुझे फिक्र नजर आ रही थी। अहान यंग है, आगे जाकर वो बहुत फेमस होगा और शायद मार्शल आर्ट्स को लीड भी करेगा। और तीसरा रीजन। बोलते बोलते पोप रुक गई। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा, तीसरा रीजन है अगस्त। जितना मैं जानता हूं अहान और अगस्त के बीच जरूर फाइट होगी। मैं अहान की अगस्त को मारने में मदद करना चाहता हूं, पर साथ ही मैं ये नहीं चाहता कि हमारे दुश्मन बढ़ जाए। ये तीनों रीजन सुनने के बाद हेनरी ने कुछ नहीं कहा, बस रिस्पेक्टफुली बाउ करके वहां से चला गया। पॉप कुछ देर सोच में डूबे रहे, फिर वो दूसरे कामों में लग गई। होटल रूम में चैंग, गैरी और माइक निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से चैंग ने कहा, मैं इसके बारे में बहुत वक्त से सोच रहा हूं, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि ये इनएप्रोप्रिएट है। उसकी बात दोनों बाकी समझ में नहीं आई। माइक ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्या बात कर रहे हो। दरअसल बात यह थी कि जब तीनों को पता चला कि अहान को पोप ने बुलाया था, तब उन्हें समझ आ गया था कि अहान और चर्च के रिश्ते अच्छे हैं। उन्होंने तुरंत डार्क काउंसिल को कॉल किया। उन्होंने जिससे कांटेक्ट किया था वो कोई और नहीं बल्कि अगस्त का राइट हैंड जूलियस था। जूलियस ने इन तीनों को कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं की थी, बल्कि इन्हें वार्न कर दिया कि कुछ भी उल्टा सीधा ना करे। अगस्त सर ने मुझे तुम लोगों के उनके बिहाव पर बात करने के लिए कहा है। जूलियस ने कहा, हम लोग तुम्हारे और अहान के बीच फाइट में नहीं पड़ेंगे। अगर अहान को कुछ भी हो गया तो इसका मतलब यह होगा कि हम वेटिकन के चर्च के अगेंस्ट जा रहे हैं। डार्क काउंसिल चर्च से डरता नहीं है, पर वो बिना मतलब दुश्मनी बढ़ाना नहीं चाहते। दूसरी बात यह कि अहान ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का विनर है, जो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस करवाती है। इस बार इंडिया का हिमांशु मार्शल आर्ट अलायंस का इंचार्ज बन सकता है और हिमांशु को कौन नहीं जानता। तीसरी बात, अहान के इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और अगर उसे कुछ भी हो गया तो उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे हम सब जानते ही हैं। अगर तुम लोग इनमें से किसी को भी ऑफेंड कर सकते हो तो अहान पर अटैक कर दो, जूलियस ने कहा। इससे पहले कि तीनों में कुछ कुछ बोल पाता, जूलियस ने फोन रख दिया। चैंग इसी कन्वर्सेशन के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगस्त हमारा साथ देने से मना क्यों कर रहा है। उसके बिना हम अहान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और चर्च भी उसे सपोर्ट कर रहा है, चैंग ने कहा। एग्जैक्टली, अगस्त का स्टूडेंट विलियम भी तो अहान की वजह से मरा है। उसे तो अहान को खुद मारने का प्लान बनाना चाहिए, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, माइक ने कहा। इन सब बातों के बारे में अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम अहान पर अटैक करने का और उसे मारने का मौका खो चुके हैं। हमें निकलना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। कल हिमांशु के आने के बाद हम बच नहीं पाएंगे, गैरी ने कहा। तीनों के उदास चेहरे हो गए थे। चैंग ने कहा, अभी तो हम जा रहे हैं, पर जल्दी ही मौका मिलने पर हम अहान की जान ले ही लेंगे। अननोन आइलैंड से कुछ गार्ड्स एक केव की तरह आ रहे थे। इस गार्ड्स के ग्रुप को जूलियस लीड कर रहा था। ये केव अगस्त के मेडिटेट और ट्रेनिंग करने की स्पेशल जगह थी। उसे बिल्कुल जगह पसंद आ गई थी, इसलिए उसने उसे डार्क काउंसिल का ऑफिस भी बना लिया था। जब जूलियस और गार्ड्स वहां पहुंचे तो केव का डोर खुला और अगस्त बाहर निकला। अगस्त का ऑरा इतना ज्यादा इंटिमिडिएटिंग था, फिर उसके चेहरे पर एक पीसफुल एक्सप्रेशन भी था। जूलियस के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। दरअसल अगस्त अचानक से अगले रेल में पहुंचने के लिए शैकुलेजन में चला गया था। इस वजह से बहुत वायलेंट हो गया था। अगस्त ने जूलियस का एक्सप्रेशन देख लिया था, इसलिए उसने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। तुमने जो मेडिसिन भेजी थी मुझे उससे बहुत फर्क पड़ा है। अगस्त ने मेडिसिन ली, जिससे उसको फायदा हुआ और वो वहां पहुंच गया जहां बहुत से लोग पहुंचना चाहते हैं। वो डायटी रेल में एंटर कर चुका था। जब अगस्त ने जूलियस से तसल्ली मिल गई और उसने चैन की सांस ली, मानो उसके दिल का बोझ कम हो गया हो। जूलियस, वो तीनों मेरी बात मान गए ना, अगस्त ने पूछा। यस बॉस, उन तीनों ने अहान पर अटैक करने का प्लान ड्रॉप कर दिया और वो लोग वहां से निकल गए हैं, जूलियस ने कहा। ग्रेट, अच्छा हुआ तीनों ने रेकलेसली रिएक्ट नहीं किया। हमें चर्च से डर नहीं लगता,
पर इस वक्त हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से हम इंटरनेशनल मार्शल अलायंस की नजर में नहीं आ सकते हैं। अगर अहान पर अटैक हो जाता तो फिर सबसे पहले हम पर इंक्वायरी होती। हमारा बायोलॉजिकल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट अपने फाइनल स्टेज पर है, अब हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगस्त ने कहा, मैं जानता हूं बॉस, ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है। अगर हमें अहान को कुछ हो गया तो अलायंस और हिमांशु आप पर अटैक करेंगे और आपका डीआईटी रिल्म में पहुंचने में अड़चन आ सकती है। जूलियस ने कहा। अगस्त ने जूलियस को स्माइल करते हुए देखा और कहा, तुम्हारा एनालिसिस बिल्कुल सही है। आई एम सो प्राउड ऑफ योर वर्क यू डू जूलियस। यू नेवर लेट मी डाउन एंड ऑलवेज प्रूव व्हाई यू डिजर्व टू बी कॉल्ड एज द माइंड ऑफ डार्क काउंसिल। बॉस, यू आर फ्लैटरिंग मी। अपने बॉस की बात सुनकर जूलियस बहुत खुश था। इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी कि इसलिए मैंने अपने वायलेंस की वजह से डायटी लिर्म के बहुत नजदीक पहुंच गया। अब मैं सेकुलरिज्म में ही रहकर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूं। अगस्त ने कहा। अगस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और थोड़ी देर जूलियस से बात करने के बाद उसने सीरियस टोन में कहा, जूलियस, अब मेरी दो बातें सुनो। यस बॉस, प्लीज बताइए, आपका हर कमांड मैं पूरा करूंगा। जूलियस ने अगस्त के सामने बाव करते हुए कहा, पहली बात, हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला है और मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा करो जिससे एक छोटा मोटा वार हो जाए और हम अपनी मेडिसिन को टेस्ट कर पाएं। हम उस मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हमारे उसके ऊपर सक्सेस के बारे में पता चलेगा। दूसरी बात, हमें वेटिकन सिटी के बारे में कुछ नहीं पता चला है। हमारे जो भी स्पाई वहां गए वो सभी ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। इसलिए मैं चाहता हूं तुम ऑथर को कॉन्फिडेंस में लो और वेटिकन चर्च के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाओ। अगस्त ने कहा। जूलियस ने कुछ सोचा और कहा, बॉस, पहला काम तो करना आसान है। हम गवर्नमेंट में क्लेशेस करवा देंगे जिसकी वजह से छोटी मैन मेड फाइट तो हो ही जाएगी। उसमें हम अपनी जेनेटिक मेडिसिन टेस्ट कर सकते हैं। जहां बात दूसरे काम की है ये तो करना मुश्किल है। ऑथर की चर्च में पोजीशन बहुत हाई है, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा। मान जाएगा, अहान ने उसका हाथ तोड़ा था ना। तो अगर हम उसे कहें कि वो हमारी मदद करेगा तो जेनेटिक मेडिसिन की मदद से हम उसका हाथ ठीक कर देंगे और साथ ही उसे आर्म्स और भी स्ट्रोंग हो जाएंगे। अगस्त ने कहा, ग्रेट, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। जूलियस ने कहा। अगस्त की आंखों में चमक थी। वो बस अब ब्रेक थ्रू करना चाहता क्योंकि ये सब करने के बाद उसके पावर्स बहुत बढ़ जाएंगे और दुनिया में सबसे पावरफुल हो जाएगा। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे प्लेन इंडिया से उड़ा था और रोम में लैंड हुआ। हिमांशु, जिन्होंने व्हाइट फाइटिंग सूट पहना था, वो क्राउड में से बाहर आ रहे थे। बाहर वेटिंग हॉल में जाकिर, मार्क, हेनरी उनका इंतजार कर रहे थे। मार्क वहां पर इंटरनेशनल मार्शल अलायंस की तरफ से था, हेनरी वहां पर होली चर्च की तरफ से आए थे। प्रेसिडेंट हिमांशु। जाकिर और मार्क दोनों एक साथ आए और हिमांशु को ग्रेट किया। इसके बाद हेनरी ने कहा, वेलकम टू वेटिकन मिस्टर हिमांशु। उनके चेहरे पर स्माइल थी और उन्होंने बहुत सिंसियरली कहा, मिस्टर मार्क, मिस्टर हेनरी, लॉन्ग टाइम नो सी। हिमांशु ने कहा। यह सीन बहुत हार्मोनियस था। इसके बाद हेनरी ने कहा, मिस्टर हिमांशु, आपके स्ट्रेंथ लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था तब से ज्यादा बढ़ गई है। आप शायद लेजेंडरी लियन में पहुंच गए हैं। साइड में खड़ा मार्क भी हिमांशु को जज कर रहा था। वो सरप्राइज था कि 50 साल की उम्र के ऊपर होने के बाद भी उनके बाल सफेद नहीं थे। स्किन क्लियर और यंग लग रही थी। उनकी आंखों में वाइगर और ब्रेवरी साफ नजर आ रही थी। उसे जिस बात से सबसे ज्यादा हैरानी हो रही थी वो ये थी कि उनका क्यूआई और ब्लड फ्लो बहुत कंट्रोल्ड और बैलेंस था। हेनरी की बात सुनकर हिमांशु ने स्माइल करते हुए ना में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, गॉडली स्टेट हमेशा से लेजेंडरी लेयर में रहा है। लोगों को इसके बारे में बहुत पता चला। हमारे एंशियंट हिस्ट्री में इसका जिक्र शायद नहीं है। इसको क्रॉस करने का कोई रास्ता भी नहीं है। हिमांशु बहुत पहले से ट्रांसफॉर्मेंस स्टेज पर पहुंच गया था, पर उसके बाद डायटी रिल्म में जाने में उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। ये क्रूशियल स्टेप वो इतने सालों में नहीं ले पाए थे। इसके बाद वो वहां से निकलकर पार्किंग एरिया में आ गए। वहां पर कार उनका इंतजार कर रही थी। कार में बैठने के बाद हिमांशु ने पूछा, जाकिर, क्या अहान अभी भी वेटिकन होटल में है? ये सुनकर मार्क और हेनरी को थोड़ा शौक हो गए। वो जानते थे कि अब हिमांशु अहान से मिलने जाएंगे। यस, अहान इस वक्त वेटिकन होटल में ही है। जाकिर ने कहा, मिस्टर मार्क, कैन आई ट्रेवल यू टू टेक मी टू द वेटिकन होटल फर्स्ट? हिमांशु ने पूछा। इसके बाद उन्होंने हेनरी से कहा, प्लीज मुझे पहले होटल जाने दीजिए। मुझे अहान से कुछ जरूरी बात करनी है। एक बार उससे बात हो जाए फिर मैं चर्च आऊंगा। जब हेनरी ने इशारे से कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब मार्क ने कह दिया, नो प्रॉब्लम मिस्टर हिमांशु। इस बार इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस की जो टर्म चेंज मीटिंग होने वाली थी उसमें हिमांशु लीड करने वाले थे और मार्क वहां उन्हें अलायंस की तरफ से रिसीव करने आया था, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर सकता था। इसके बाद वो लोग होटल पहुंचे और अहान के रूम में सामने से खड़े थे। तभी हिमांशु ने कहा, जाकिर, मैं अहान से अकेले में बात करना चाहता हूं।
हिमांशु अहान से आखिर अकेले में बात क्या करना चाहते हैं? क्या वो नई कोई जानकारी देने आए हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कल के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। कल की वीडियो के जो विनर हैं उनके नाम 5वें एपिसोड के बाद अनाउंस किए जाएंगे। तब तक आप कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किस इंसान को करते हैं? अपनी माता को, अपने पिता को, या अपने बेटे बेटी, या फिर अपनी वाइफ को, या फिर सबको? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जो भी जितने भी खास खास और इंटरेस्टिंग कमेंट करेगा उनका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, आप जिसको जितना प्यार करते हैं उनका नाम भी जरूर मेंशन कीजिएगा। उनका नाम भी मैं अगली वीडियो में जरूर बोलूंगा और आप लोगों को मेंशन जरूर करूंगा। तो जिससे भी आप प्यार करते हैं उस इंसान के बारे में इंटरेस्टिंग बात मुझे जरूर बताकर जाइएगा। वो बात मैं अगली वीडियो में उन तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा। दोस्तों, 377वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये 10 एपिसोड वाली सीरीज मैंने आप लोगों के कहने पर बनाई है और आप लोगों के कहने पर ही मैंने इसका टाइम 6:30 बजे शाम को कर दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग 6:30 बजे पहुंच जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कुछ देर के बाद वो लोग होटल पहुंचे और अहान के डोर के सामने खड़े थे। तब हिमांशु ने कहा, जाकिर, मैं अहान से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ओके हिमांशु सर, जाकिर ने कहा और वहां से चले गए। वो मन में सोच रहे थे कि अहान तो कुछ बात है जो अलायंस लीडर हिमांशु उसे अकेले में बात करना चाहते हैं। मार्शल आर्ट कंपटीशन जीतकर अहान ने अपना स्टेटस बहुत हाई कर लिया है। जब जाकिर वहां से चले गए तब हिमांशु ने अहान का डोर नॉक किया। अहान ने जब डोर खोला तब उसके सामने उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हिमांशु को देखने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। दोनों आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। हिमांशु भी अहान को ऊपर से नीचे देख रहे थे। दोनों के मन में सेम बातें चल रही थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत सुना था पर मिल पहली बार रहे थे। ये तो अलायंस लीडर हिमांशु जिनके बारे में जाकिर सर और अरमान सर बात कर रहे थे। नो डाउट वो दोनों इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे? इनके ओरे में ही कोई जादू है। अहान ने मन में सोचा, व्हाट एन एक्सीलेंट टेम्परामेंट, he deserved to win the competition and be the number 1 in the entire younger generation। हिमांशु ने अहान के लिए अपने मन में सोचा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट अहान ने सबसे पहले हिमांशु को ग्रीट किया। हेलो हिमांशु सर, प्लीज अंदर आइए। ये बोलकर उसने हाथ से जसर करके उन्हें रूम के अंदर इनवाइट किया। एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू आर ए हम्बल हीरो यंग मैन, यू विल हैव ग्रेट अचीवमेंट्स इन द फ्यूचर। हिमांशु ने अहान की तारीफ की। अहान मुस्कुराए और उसने हिमांशु को चाय सर्व करते हुए कहा, सर प्लीज हैव सम टी। आप ट्रेवल करके आए हैं, थक गए होंगे। यस थैंक यू, हिमांशु ने कहा और एक कप से सिप ले लिया। अहान, पोप मेरा चर्च में इंतजार कर रहे हैं। तुमसे मिलने के अलावा मुझे तुमसे 2 इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है। हिमांशु ने ज्यादा वक्त जाया नहीं किया और सीधा मुद्दे की बात की। अहान उनके सामने बैठा था और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने कहा, यस सर प्लीज। पहली बात, इंडियन अलायंस का हमेशा से ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन पर पूरा ध्यान था, ये तुम जानते ही हो। तुम्हारा परफॉर्मेंस परफेक्ट था और तुम्हें बहुत रिकॉग्निशन भी मिला है। तुमने इंडियन मार्शल अलायंस का नाम रोशन किया है। इतना ही नहीं, कई सालों से हमारा कोई आर्टिस्ट टॉप 8 में भी नहीं पहुंच पा रहा था, पर तुमने तो डिसग्रेस भी मिटा दिया। ये टूर्नामेंट जीत गई। इंडियन मार्शल आर्ट्स में इज वेरी प्राउड ऑफ यू। ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर इंडियन मार्शल आर्ट्स आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू। हिमांशु ने कहा और खड़े होकर अहान के सामने झुक गए। ये देखकर अहान हड़बड़ा गया और तुरंत अपने चेयर से खड़ा हो गया और बोला, हिमांशु सर, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई भी मार्शल आर्टिस्ट आता तो ऐसे ही परफॉर्म करता। हम सब के लिए हमारी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन मार्शल आर्ट्स और इंडिया है। अहान ने बाउ किया और हिमांशु के जेस्चर की रिस्पेक्ट की। हिमांशु अहान से इंप्रेस हो गए थे। उन्होंने कहा, गुड गुड गुड। ये बोलकर उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया कि वो अहान से कितना सेटिस्फाइड थे। दूसरी बात, ये जीत तुम्हारी पर्सनल जीत भी है। तुमने बहुत सारे जीनियस को हराया है। यू कैन बी प्राउड ऑफ इट। ये बोलकर हिमांशु फिर रुक गए। इसके बाद उन्होंने कहा, पर अहान, इस जीत के साथ तुम्हारे दुश्मन भी बढ़ गए हैं। तुम सबकी नजर में आ गए हो। अब चाहे तुम्हारे पुराने दुश्मन हो या नए, सब तुमसे छुटकारा पाना चाहेंगे। वो हर कीमत पर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। हिमांशु ने कहा। अहान ये बात अच्छे से जानता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बस सर हिलाने लगा। कल ही वो तीनों उस पर अटैक करना चाहते थे और अब कितने दुश्मन और है ये बात तो वो जानता भी नहीं था। तुम्हें डर लग रहा है? हिमांशु ने कहा। मैं क्यों किसी से डरूंगा? अहान ने कहा। यह सुनकर हिमांशु स्पीचलेस हो गए। उन्होंने एक पल के लिए अहान को देखा पर कुछ नहीं कह पाए।
हिमांशु को ऐसे देखकर अहान ने कहा, सर, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की है। बचपन से ही मैं बस लड़ता ही आया हूँ, बस अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करता आया हूँ। मैंने इतने सालों से एक बात सीख ली है, जब तक आप खुद नहीं डरते, आपका दूसरा कोई डराने वाला हो ही नहीं सकता। इंसान का कॉन्फिडेंस उसे हर सिचुएशन से डील करवा ही देता है। वी कैन ऑलवेज क्रिएट ए वे टू सर्वाइव। डरे हुए इंसान को हमेशा दूसरा डराना ही चाहता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हिमांशु ने कहा। तुम्हारी मेंटलिटी का बहुत स्ट्रांग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है। तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे सीनियर के साथ हुआ था। एक बात और, तुम्हारा स्टेटस इस वक्त अरमान से भी ज्यादा डेजलिंग है। यू माइट डाई बिकॉज ऑफ योर स्टेटस। अहान उसकी सारी बात समझ रहा था। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, सर, रूल्स और रेगुलेशन की वजह से मैं बंधा हुआ था, पर अब मैं किसी से नहीं डरता। अगर कोई मुझे मारने आएगा तो मैं उसे प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई विल किल एनीवन हु ट्राइज टू हार्म मी। अहान की बातें सुनकर हिमांशु ने एक आह भरी और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत लोगों से सुना है। मुझे तुम्हारे कॉम्बैट एक्सपीरियंस और सर्वाइवल नॉलेज के बारे में अच्छे से पता है, पर यह सब होने से गारंटी नहीं कि तुम सर्वाइवल कर पाओगे। जब सामने से कोई टेरिफाइंग स्ट्रेंथ का इंसान हो तो ये सारी स्किल्स बेकार हो जाती हैं। इसके बाद हिमांशु ने एक पोज लिया और कहा, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम सेफ रह सकते हो। हिमांशु सर, प्लीज बताइए, अहान ने कहा। मार्शल आर्ट्स अलायंस ज्वाइन कर लो। अगर अलायंस तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा तो फिर तुम्हें कोई तुम पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अलायंस के मेंबर बन जाओगे। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे अलायंस उसके अगेंस्ट हो जाए, हिमांशु ने कहा। अहान ने कुछ सोचा और कहा, सर, मैं जानता हूं कि अलायंस का मेंबर बनने के बाद मैं सेफ रहूंगा, पर जो मेरी जान लेना चाहते हैं वो तो किसी भी तरह से लेने की कोशिश करेंगे और अलायंस के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर वो सोचते हो तो मेरे सीनियर की हालात ये नहीं होती, और वैसे भी अलायंस का मेंबर बनने के बाद मुझ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे और मुझे फ्रीडम में रहने की आदत है। ऐसे मेरे लिए सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा। अहान ने अपनी बात कंटिन्यू आगे की। सर, आप तो जानते ही हैं कि मेरे सीनियर का बदला लेना चाहता हूं, जिसकी शुरुआत इस कंपटीशन से शुरू हो चुकी है। मार्शल आर्ट्स में जब तक आप बाहर निकलकर खून खराबा नहीं देखते, तब तक आप कुछ सीख नहीं पाते। मेरे लिए इस वक्त एक्सपीरियंस गैदर करना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब मैं फ्रीली मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर पाऊंगा। हिमांशु थोड़ा डिसपॉइंटेड थे, पर उनके मन में ग्रेटिफिकेशन और अहान के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। उन्होंने कहा, हम सीम्स लाइक यू विल नॉट ज्वाइन द अलायंस। सॉरी सर, अहान ने कहा। यंग मैन, टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता भी नहीं था कि तुम अलायंस ज्वाइन करो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए एक सजेशन था। तुमने सही कहा कि स्ट्रांग बनने के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अलायंस ज्वाइन करने के बाद शायद तुम एक टेम्ड एनिमल बनकर रह जाते और कुछ नहीं, हिमांशु ने स्माइल करते हुए कहा। यह सुनकर अहान बहुत खुश हो गया। उसने स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी एंड सपोर्टिंग मी इन माई डिसीजन। इट्स ऑल राइट। अब तुम्हारे रिवार्ड की बात करते हैं। आखिर तुमने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीता है, हिमांशु ने अचानक से कहा। रिवार्ड? अहान को कुछ समझ नहीं आया। अहान मन मन में सोचने लगा, सर, मुझे क्या देंगे? कोई जीनियस ट्रेजर या कोई मेरा कल्टीवेशन टेक्निक? अहान जब इसके बारे में सोच रहा था तब हिमांशु ने कहा, कल दोपहर में मैं इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। ओथ लेने के बाद मैं कल एक नया रूल इमीडिएटली इंप्लीमेंट करूंगा। वो ये रूल होगा कि कोई भी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर किसी भी कॉमन और ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग पर अटैक नहीं कर सकता है। उनके आसपास किसी भी इनोसेंट ह्यूमन की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अलायंस स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और उस मार्शल आर्ट कल्टीवेटर को एबोलिश कर देगा। हिमांशु की यह बात सुनकर अहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि इस रूल का मतलब क्या है। हिमांशु ने आगे कहा, यह रूल मैं इमीडिएट इफेक्ट से इंप्लीमेंट करूंगा। इस रूल के लिए मैंने बाकी अलायंस से भी बात की है, वो भी यही चाहते हैं। इसके बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स पर कोई खतरा नहीं होगा। कोई भी उन्हें एज अ बेट यूज नहीं कर पाएगा। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतने का ये तुम्हारा रिवार्ड है। अहान तुरंत खड़ा हुआ और उसने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए झुककर कहा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ साल पहले जो अरमान के साथ हुआ, उसके बाद मार्शल अलायंस शर्मसार हो गया था। नाउ इट इज योर टाइम। एक्सपीरियंस गैदर करो और अपनी पावर्स बढ़ाओ। यह रोल तुम्हारी चिंता कम कर देगा। जब तुम अपनी पावर्स की पीक पर पहुंच जाओगे तब अपने सीनियर का बदला ले लेना, हिमांशु ने कहा। हिमांशु सर,
आप चिंता मत करिए, मैं एक एक करके ढूंढ ढूंढ कर और अरमान सर का बदला जरूर लूंगा। ये बोलते हुए अहान की आंखों में कॉन्फिडेंस और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ये प्रॉमिस उसका सिर्फ हिमांशु ने से नहीं बल्कि अरमान से भी था। राजादा फैमिली के बहुत सारे लोगों को पता चल गया था कि अहान चैंपियनशिप जीत गए हैं। आलोक राजादा अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा था और बहुत परेशान था। वो सिगरेट पी रहा था और सोच रहा था कि अहान और उनमें कितनी दूरी आ गई है। अहान की वजह से उनकी लाइफ उलट पुलट हो गई थी। अहान की वजह से ही मिहिर का करियर बर्बाद हो गया था। इससे पहले उसकी वजह से ही अनन्या के पैर टूट गए थे और वो कई महीनों से बेड पर ही थी। अब वो पागलपन में वजह से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। जब आलोक ने दीवान फैमिली से कांटेक्ट करके तुषार को अहान को जान के मारने के लिए कहा, तब अहान ने तुषार को ही जान से मार दिया था। ये बात जब अनन्या को पता चली, वो पागल हो गई। वो बस चिल्ला रही थी कि अहान मर गया, अहान मर गया। उसे जब होश आता तो वो फिर से यही बात चिल्ला चिल्ला कर बोलती। उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था पर कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी। आलोक इस वक्त अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत परेशान था। पहले अहान सिर्फ स्ट्रॉन्ग था पर उसके साथ पूरा मार्शल आर्ट अलायंस था। वो सोच रहा था कि वो अहान का क्या करेगा। अगर अहान भी कुछ हुआ तो पूरा मार्शल आर्ट अलायंस उसे प्रोटेक्ट करेगा। क्या आलोक अहान से अपने बच्चों की इस हालात का बदला ले पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 378वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आलोक जब इस सोच में डूबा हुआ होता है तब उसे किसी के आने की आवाज आती है। कोई जमीन पर हील बजाते हुए उसके रूम की तरफ आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और वह अंदर आ गई। वो कोई और नहीं, आलोक की वाइफ शिप्रा थी। सिगरेट के धुएं की वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और खांसने लगी। आलोक से उसने पूछा, क्या हुआ? शिप्रा ने अपना मुंह कवर किया हुआ था और कहा, बाहर चलकर बात करते हैं। इतना कहने पर उसने मुंह फेरा और रूम से बाहर चली गई। आलोक भी उसके पीछे पीछे चला गया। जब दोनों लिविंग एरिया में बैठे तब शिप्रा ने कहा, अनन्या अनन्या ठीक हो गई है। यह सुनकर आलोक को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने कहा, व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? वो एक बार फिर से शिप्रा के मुंह से सुनना चाहता था, इसलिए उसने इसकी बात रिपीट नहीं की। शिप्रा ने फिर से कहा, मैंने कहा कि अनन्या ठीक हो गई है, उसका पागलपन ठीक हो गया है। यह सुनकर आलोक सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वो इस खबर से इतना बहुत खुश ज्यादा था। उसने कहा, अनन्या ठीक हो गई? ऐसे अचानक से? ऐसा क्या हुआ जिससे वो ठीक हो गई? उसने शिप्रा से लगातार सवाल कर दिए। तो तुम क्या चाहते थे? हमारी बेटी उस मेंटल हॉस्पिटल में ही रहे? शिप्रा ने नाक चढ़ाते हुए कहा, ऐसा नहीं है। आलोक ने कहा, वो अभी अहान को लेकर परेशान था। बहुत दिनों बाद उसे पहली अच्छी खबर मिली थी, इसलिए वो उसे एंजॉय करना चाहता था। शिप्रा ने टेबल पे कप उठाया और एक सिप लेने के बाद कहा, मेरी बात सुनो, अनन्या आज सिर्फ मेरी वजह से ठीक हुई है। वो लगातार आलोक को देख रही थी। ये बात सुनकर आलोक को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, व्हाट डू यू मीन? आलोक ने देश भर के डॉक्टर और स्पेशलिस्ट को अनन्या के इलाज के लिए कांटेक्ट किया था पर बहुत लोगों से उसका इलाज करने से मना कर दिया था। अनन्या की हालात बहुत खराब थी और उसका दिमाग पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका था। पर आज शिप्रा कह रही थी कि जिसकी वजह से अनन्या ठीक हो गई, उसने ऐसा क्या किया था? शिप्रा ने गहरी सांस ली और आलोक से कहा, एक्चुअली मैंने अनन्या को कह दिया कि कंपटीशन में अहान की मौत हो गई है। उसने बिना कुछ छिपाए आलोक को सच बता दिया। व्हाट? ये सुनकर आलोक की आंखें लाल हो गई। जो अहान कंपटीशन जीत चुका था उसे उसकी वाइफ ने डेड बता दिया था। ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, शिप्रा ने कहा। अनन्या की हालात उस फटीचर अहान की वजह से हुई। मैं बस उसके दिमाग की वही बात टारगेट कर रही थी। मेरा यह तरीका इफेक्टिव भी था। जब मैंने उससे कहा कि वो मर चुका है तो वो शांत हो गई और उसने चिल्लाना बंद कर दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं सच बोल रही हूँ? उस वक्त मुझे हैरानी हुई और मैंने खुशी में हाँ कह दिया। अब मेरी बेटी शांत हो गई है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, शिप्रा ने कहा। पर आलोक ने कहा, पर अहान तो जिंदा है। मैं जानती हूँ यह तरीका उसे पूरी तरह से ठीक नहीं करेगा, पर वो जब वो हॉस्पिटल से बाहर आएगी तब उसे पता चल जाएगा कि अहान जिंदा है। अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाए तो तुम्हें अहान को मारना ही पड़ेगा, शिप्रा ने फर्मली कहा। उसकी बातें सुनकर आलोक गहरी सोच में डूब गया था। उसे इस तरह खोया हुआ देख शिप्रा ने कहा, डार्लिंग सुनो, दीवान फैमिली अभी तक हमारा फेवर रिपे नहीं करना है। उन्होंने जब तुषार को भेजा था, जब वो अहान को नहीं मार पाया था, तुषार को भी तो अहान ने ही मारा था, है ना? तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से दीवान फैमिली अहान को मारने के लिए तैयार हो जाए। हमें उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहिए। आलोक ने अपनी आंखें बंद कर ली और दांत पीसने लगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वो खुद चाहता था कि अहान जल्दी से मर जाए। इस वक्त उसके स्टेटस को देखकर लग रहा था कि यह करना बहुत मुश्किल होने वाला है।
आलोक इस वक्त बुरी तरह से फंस चुका था। वो ना आहान को जान से मारने के लिए ना ही स्कीम लगा पा रहा था, ना ही शिप्रा की बात टाल सकता था। उसके लिए अपनी बेटी भी ठीक करना बहुत जरूरी था। दीवान फैमिली के खानदानी हाउस में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। वहां पर धर्म, अमृत, योगेश, फैमिली के बाकी मेंबर भी मौजूद थे। सबसे पहले धर्म ने कहा, मैंने आज ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि अब हमें मिलकर डिसाइड करना है कि हम उस आहान से कैसे डील करें। उसने सबकी नाक में दम करके रखा है। आगे आपको करंट सिचुएशन अमृत समझाएगा। अमृत ने बोलना शुरू किया। आई एम श्योर सबको पता ही चल गया कि आहान ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीत गया है। इसके अलावा उसने फाइनल मैच से पहले मार्शल आर्ट्स के कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 1 में ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। इस वजह से जो लोग उसे कंपटीशन में जान से मारना चाहते थे, उनका प्लान बदल गया। अब आहान उस लेवल पर पहुंच गया जहां कोई भी उससे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा। उसने आगे कहा, लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से आहान वापस इंडिया आ चुका है। तुषार की मौत से पहले दीवान फैमिली और राजादा फैमिली के बीच डील हुई थी जिसे हम पूरा नहीं कर पाए थे। इसके अलावा आहान भी हमारा दुश्मन बन गया। अब उसके जैसे पर्सनैलिटी है, वो हमसे बदला जरूर लेने आएगा। अमृत की बातें सुनकर हॉल का माहौल बिल्कुल बदल गया। सबको बहुत स्ट्रेंज और वियर्ड फीलिंग हो रही थी। किसी को भी अपने ओपिनियन नहीं रखे। वहां पर जो भी बैठे थे स्मार्ट थे। वो जानते थे कि आहान के कन्वर्टिंग फोर्स पर पहुंचने का मतलब क्या है। अगर उन्होंने आहान को कुछ भी किया तो उन्हें भारी नुकसान पहुंचाएगा। सबको इस तरह शांत देखकर धर्म ने कहा, मीटिंग बुलाने से पहले मेरे पास आलोक रायजादा का कॉल आया था। वो चाहता है कि हम कुछ भी करके आहान से छुटकारा पा ले। होप सबको याद ही होगा कि रायजादा फैमिली का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, और अगर उन्होंने हमारे इस वक्त मदद नहीं की होती तो आज हम इस पोजीशन पर नहीं होते। धर्म बोलते बोलते रुक गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर से कहा, राजादा फैमिली का कर्ज उतारने की बात या फिर तुषार की मौत का बदला लेने की बात हो, हमें कुछ तो करना ही होगा। और यह बात साफ है कि आहान तो बचेगा या फिर दीवान फैमिली। योगेश दीवान बहुत देर से चुप था। उसने सिचुएशन को एनालाइज किया और कहा, आहान ने इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन जीता है। इस वजह से इंडियन मार्शल अलायंस का नाम ऊंचा हो गया है। सब उसकी साइड है। अगर हम में से आहान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम इंडियन मार्शल आर्ट अलायंस के अगेंस्ट होंगे। अलायंस आहान की बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसके लिए कुछ भी करेगा। ऐसे में आहान को हमने कुछ भी किया तो हमें कॉन्सिक्वेंस उसके फेस करने पड़ेंगे। हम तो अलायंस के दुश्मन भी बन जाएंगे। धर्म योगेश की बातें सुन रहा था। उसने कहा, योगेश तुम जो कह रहे हो वो मैं पहले ही सोच चुका हूँ। ये मीटिंग भी इसीलिए बुलाई गई है। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे सांप में मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे आलोक ने मुझसे कहा है कि अगर हम आहान से डील करने में कामयाब रहे तो दीवान फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। इस बार योगेश ने कहा, मतलब हमें आहान से छुटकारा पाना ही होगा। हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा है। हाँ, अब तो या आहान रहेगा या दीवान फैमिली, दोनों एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते हैं। धर्म ने कहा, आहान की वजह से सब परेशान थे। सबके सर्वाइवल की बात आ गई थी। वहां बाथरूम का दरवाजा खुला और आहान टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए बाहर निकला। आहान ने बहुत दिनों से एक रिलैक्सिंग बाथ नहीं लिया था। उसके दिमाग में हमेशा कंपटीशन की चिंता रहती थी और टाइम कम होने की वजह से वो रिलैक्स भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए इंडिया पहुंचकर उसने सबसे पहले एक रिलैक्सिंग हॉट वाटर बाथ लिया। जैसे ही वो बाथरूम से निकलकर सोफे पर आकर बैठा, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने जब मैसेज खोला तब उसने देखा कि मैसेज हिमानी की तरफ से था। हाय मार्शल आर्ट मास्टर, आई हैव हियर्ड दैट यू हैव वॉन द इंटरनेशनल कंपटीशन। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यू। विल यू कम बैक एंड टेल मी एवरीथिंग अबाउट योर हीरोइक एक्ट। ये मैसेज देखकर आहान थोड़ा अजीब लगा। उसने हिमानी को कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं बताया था, पर उसका जो स्टेटस था उसे इस बारे में आसानी से पता चल गई। आहान ने तुरंत हिमानी को रिप्लाई किया, आई एम बैक, व्हाट आर यू डूइंग। जैसे आहान फोन रखने नीचे लगा, उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैसेज हिमानी का ही था। उसने मन में सोचा, ये लड़की मेरे मैसेज का इंतजार ही कर रही थी क्या। यू आर बैक एंड यू डिडंट इवन टेल मी, डू यू वांट टू कम ओवर फॉर ड्रिंक्स। हिमानी का मैसेज पढ़कर आहान ने रिप्लाई किया, यस श्योर, वेयर आर यू, सेंड मी द लोकेशन, आई विल कम ओवर। हिमानी ने तुरंत फिर से मैसेज किया, बिग ट्री म्यूजिक बार। बिग ट्री म्यूजिक बार मनाली का बहुत पॉपुलर बार था। वहां पर एम्बियंस बहुत अच्छा था, पहुंचना भी बहुत आसान था। यह जगह नाइट क्लब से बहुत अलग थी। रात को यहाँ पार्किंग लॉट बिल्कुल भर चुका था और हर तरफ लग्जरी कार यहाँ खड़ी हुई थी। हिमानी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ क्लब के फर्स्ट फ्लोर पर आकर बैठ गई। उसकी एक फ्रेंड का बर्थडे था, वो वहां डिनर करने आए थे।
सब लड़कियां बहुत एलिगेंटली ड्रेस्ड थी और सबने लाइट मेकअप किया हुआ था। उनमें से सबसे खूबसूरत हिमानी ही लग रही थी। उसने पर्पल कलर का टॉप और स्कर्ट पहना था। उसके कर्व्स क्लियरली विजिबल नजर आ रहे थे। उसके खुले बाल उसकी गर्दन को छूते हुए उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। हिमानी ने बहुत कम मेकअप किया था, तब भी उसका चेहरा चमक रहा था। सब लड़कियों में हिमानी खूबसूरत के मामले में टॉप पर थी। जो भी वहां से गुजर रहा था उसकी नजर हिमानी पर ही रुक रही थी। सन सब में हिमानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी। बहुत सारे लोग वहां पर उनसे बात करने के लिए आ रहे थे और उसे ड्रिंक ऑफर कर रहे थे। वो लड़कियां सबको पोलाइटली रिजेक्ट कर रही थी। हिमानी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? हिमानी के एक फ्रेंड ने कहा। जब वो बाहर आए थे तब हिमानी बहुत नॉर्मल थी और उदास लग रही थी, पर अचानक से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो फोन में देख रही अब बहुत लिवली लग रहा है। उसका मूड पूरी तरह से चेंज हो गया था। ओह, इट्स नथिंग, माई फ्रेंड वांट टू मीट मी, हिमानी ने कैजुअली कहा। ओह मिस हिमानी हैविंग अ फ्रेंड कम ओवर। हिमानी के फ्रेंड्स उसे टीज करने लगे। हिमानी जितना ब्लश कर रही थी, उन्हें साफ नजर आ रहा था कि वो अपने इस फ्रेंड को लेकर बहुत लाइक करती है और अपने फ्रेंड से बहुत प्यार भी करती है। आहान को देखकर हिमानी अब कैसे रिएक्ट करेगी, या फिर इस बार में भी कोई पंगा हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें। दोस्तों, मैंने जो आपसे आज का सवाल पूछा है वो ये है कि आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किस इंसान को करते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और उस इंसान का नाम भी लिखिएगा। उस इंसान का नाम भी मैं अगली वीडियो में जरूर मेंशन करूंगा। कमेंट करके जरूर बताकर जाना कि आप किस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, 379वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब हिमानी और उनके फ्रेंड आपस में बात कर रहे थे तभी बार के थर्ड फ्लोर पर एक लड़कों का ग्रुप आ गया था। सब ऊपर से नीचे ब्रांडेड कपड़ों में थे। उनके साथ कोई फीमेल नहीं थी, इसलिए उनके पास शांति थी। वो शहर के फेमस लोगों के बेटे थे और उनमें से एक मिहिर रहजादा भी था। बहुत लोग उसके पास आए और उसके साथ ड्रिंक करना चाहते थे। वो अपने एटीट्यूड की वजह से मिहिर ने सबको इग्नोर कर दिया। जो इन सब को पार्टी आज के लिए लाया था वो मिहिर का फ्यूचर ब्रदर इन लॉ वेदांत था। इन सबके बीच एक लड़का था जिसका नाम अभिनीत रायचंद था। अभिनीत नॉर्थ ईस्ट के जाने माने इंडलिस्ट का बेटा था। वो एक और वेदांत एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे और वो वहां पर मिहिर के रिश्ते अच्छे करने आया था। अनफॉर्चुनेटली मिहिर ने किसी को मुंह नहीं लगाया। वो अकेले ही ड्रिंक कर रहा था। जब उसे कोई चारा नजर नहीं आया तो अभिनीत ने वेदांत से कहा, वेदांत, मिहिर बहुत परेशान लग रहा है। वो अकेले ड्रिंक कर रहे हैं। माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया है। मैं तो कहता हूं कि हम कुछ गर्ल्स को इनवाइट कर लेते हैं, सबका मूड फ्री फ्रेश हो जाएगा। उसकी बात सुनकर वेदांत ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैंने मिहिर जीजू के लिए लड़कियां बुलाई हैं तो वो मेरी जान ले लेगी। तुम घबरा क्यों रहे हो? उन्हें कौन बताएगा? और अगर उन्हें कभी पता भी चल गया तो तुम मेरा नाम ले लेना, आगे मैं संभाल लूंगा। वैसे भी तुम्हें यहाँ ड्रिंक्स और खाने के लिए बुला रहा हूँ। अभिनीत ने कहा, ठीक है। वो इतना कह रहा था इसलिए वेदांत मना नहीं कर पाया। पर मेरे जीजू को ऐसी वैसी लड़कियां पसंद नहीं है और हमें अच्छी लड़कियां ढूंढनी पड़ेगी। वेदांत की बात सुनकर इधर उधर देखने लगा और सबकी नजर उसकी हिमानी और उसके फ्रेंड्स पर पड़ी। उसने कहा, वहां फर्स्ट फ्लोर पर देखो, वो लड़कियां अच्छी लग रही हैं। वो पर्पल टॉप वाली लड़की तो बहुत खूबसूरत भी है। हाँ, तुम जाओ और उन्हें इनवाइट करो, वेदांत ने कहा। अभिनीत सिर हिलाकर खड़ा हुआ और फिर हिमानी के ग्रुप के पास चला गया। उस वक्त उन गर्ल्स के अपने वाइन ऑर्डर की थी। जब उन्होंने अभिनीत को आते हुए देखा तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। वो कॉन्फिडेंटली हिमानी के सीट के पास आया और उसने कहा, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, इट्स सो नाइस टू सी यू हेयर। लेट्स हैव सम ड्रिंक्स टुगेदर एंड सेलिब्रेट। उसके हाथ में ड्रिंक थी इसलिए वो टोस्ट के लिए वेट कर रहा था। हिमानी और बाकी लड़कियां ऐसे फ्लर्टिंग को लेकर बहुत कैजुअल थी, इसलिए उन्होंने अभिनीत के साथ अपनी ग्लास ड्रिंक की और फिर आपस में बात करने लग गई। गर्ल्स, आप कब से अकेली बैठी हैं? आप बोर हो गई होंगी ना? मेरे कुछ फ्रेंड्स ऊपर वाले फ्लोर पर बैठे हैं। मैं तो आपके साथ हमारे ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करने आया हूँ। वी कैन ड्रिंक टुगेदर एंड गेट टू नो ईच अदर। अभिनीत ने कहा, थैंक यू। अपने फ्रेंड्स को जाकर बोलो कि हम उनके अच्छे इंटेंशन की कदर करते हैं, इसलिए हम वहां नहीं आएंगे। हाँ, तुमसे पहले भी बहुत लोग हमें इनवाइट करके गए हैं। हम बोर नहीं हो रहे, इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे। गर्ल्स ने जवाब दिया। वैसे फ्लर्टलेस लड़कों को जवाब देना अच्छे से जानती थी। अभिनीत को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था और मिहिर को अब चीयर करने के लिए वहां से जाना जरूरी था। उसने एक बार फिर से हिमानी को देखा और कहा, ट्रस्ट में, हमारा कोई अटेंशन नहीं है। हम बस आप लोगों के साथ ड्रिंक करना चाहते हैं और आपको और भी जानना चाहते हैं। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड।
हिमानी ने कोल्डली कहा, हे ब्यूटीफुल्स, एक बार फिर से सोच लो, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत आउटस्टैंडिंग हैं। अभिनीत ने कहा, और वो जो भी है हम उसका क्या करें? हिमानी ने इरिटेट होते हुए कहा, वहां से बात खत्म होने के बाद बहुत अच्छे मूड में थी, वो अपना मूड ऑफ करना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर अभिनीत के चेहरे का रंग उड़ गया। लड़कियां उसे हमेशा चिपकती रहती थी, पर आज ये लड़कियां थी जो बार बार उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, तुम लोग जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं। मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। एक दूसरे को जानने में प्रॉब्लम है क्या? हिमानी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। वो पहले ऐसे लड़कों से मिली थी जो अपने बाप का नाम और पैसों पर ऐश करते थे। हिमानी ऐसे लड़कों की फितरत अच्छे से जानती थी। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोलती हूँ, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन एंड सॉरी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आप प्लीज जाइए यहां से, वी नीड टू सेलिब्रेट। हिमानी ने कहा, हम फिर जल्दी में मिलेंगे, तब मैं तुम्हें अच्छे से जानकर रहूंगा। अभिनीत ने कहा, या वटेवर। हिमानी ने कहा और अपना मुंह फेर लिया। ओके, ग्रेट, गुड, वेरी गुड, ठीक है, तुम्हें भी देख लूंगा। इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद अभिनीत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अपना वाइन ग्लास उठाया और वहां से चला गया। उसे जाते देख एक लड़के ने कहा, हिमानी कहीं वो कुछ करेगा तो नहीं? डोंट वरी, मैं ऐसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ, अपने बाप का नाम पर बहुत उड़ते हैं ये लोग। हिमानी ने कहा। उसकी बात सुनने के बाद सब शांत हो गई। उन्हें विश्वास था कि वो कुछ नहीं करेगा। उधर अभिनीत लगातार बड़बड़ा रहा था। जब अपने टेबल पर पहुंचा तब भी वो बड़बड़ा रहा। वो लड़कियां खुद को समझती क्या है? मुझे मुझे अभिनीत रायचंद को मना कर दिया उन्होंने। मैं उन्हें सबक सिखाकर रहूंगा। मैं दिखा दूंगा कि मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ेगा, उसने कहा और फिर मिहिर की तरफ देखा। उसने उससे कहा, मिहिर, आप मेरी मदद के लिए कुछ आदमी बुला सकते हैं? उसकी बात सुनकर मिहिर हैरान हो गया। वो जानता था कि आदमी बुलाकर अभिनीत क्या करना चाहता है। उसे लग रहा था कि वो और रिएक्ट कर रहा है। अभिनीत, तुम फोर्सफुली उन लड़कियों को हैंडल करना चाहते हो? ये मनाली है, मैं एडवाइस करूंगा कि तुम ऐसा मत करो। मिहिर ने कहा, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट से अपने लोग बुला लूंगा। ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक वो यहाँ आ जाएंगे। अभिनीत ने कहा, वेदांत नहीं चाहता कि वहां कुछ हो और उसमें कुछ फंसे, पर एक केस की वजह से वो अभी अभी जेल से छूटा था और उसकी फैमिली चाहती कि वो अपना प्रोफाइल लो ही रखे। उसने तुरंत कहा, अभिनीत, जाने दो, कुछ लड़कियां ही तो है। नॉर्थ ईस्ट में तो इससे ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं जो तुम्हें चाहती भी हैं। लेट इट गो। हाँ, हम तुम्हें एक जगह लेकर जाएंगे जहां तुम इससे भी बेटर गर्ल्स मिल जाएगी। मिहिर ने कहा, नॉर्थ ईस्ट में मुझे अभिनीत रायचंद को कभी ऐसा कुछ सफर करना नहीं पड़ा है। अगर मैंने इन लड़कियों को सबक नहीं सिखाया तो मुझे चैन नहीं मिलेगा और मैं शांति में अपने शहर में नहीं जा पाऊंगा। मिहिर, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो, मुझे बस 6-7 लोगों की जरूरत है। अभिनीत ने कहा। वो बार बार यही कह रहा था, इसलिए मिहिर अब मना नहीं कर पाया। वह भी उसे ऑफेंड नहीं करना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल कॉल मैन फॉर यू, पर याद रखना ये मनाली है, डोंट गो टू फार। मिहिर ये बात सुनकर अभिनीत के चेहरे पर चमक आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, आप मेरी इस बात मदद कर दीजिए। आप जब भी नॉर्थ ईस्ट आएंगे मैं आपको बहुत इंजॉय करवाऊंगा। आप लोग नॉर्थ ईस्ट आना याद रखेंगे, आई गारंटी यू। इसके बाद कुछ वाइन्स के राउंड चले और माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि हिमानी खड़ी हो गई और बाहर के दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे की एक्साइटमेंट साफ बता रही थी कि वो जिसका इंतजार कर रही थी वो वहां आ गया है। अभिनीत भी दरवाजे की तरफ देखने लगा। जब उसने देखा कि एक बहुत साधारण सा लड़का जिसने सरदार के कपड़े पहने हुए थे वो आ रहा था तो उसका मुंह बन गया। उसे लगा कि हिमानी किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान का वेट कर रही होगी। ये लड़की इसका इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि किसी हाई फाई इलिट इंसान का इंतजार कर रही होगी। ये तो फटीचर लग रहा है, अभिनीत ने कहा। जब मिहिर और वेदांत ने अहान को देखा तो वो हैरान हो गए। ये यहाँ कैसे आ गया? मिहिर ने कहा। व्हाट मिहिर, आप इसे जानते हैं? अभिनीत ने पूछा। मिहिर हेल्पलेस फील कर रहा था। वहान को कैसे नहीं पहचानता? उसी की वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया था। वहान को 1000 लोगों की भीड़ में आसानी से पहचान सकता था। जब मिहिर अहान के बारे में सोच रहा तब अहान हिमानी के पास पहुंच गया। दोनों आपस में बात कर रहे थे। इसके बाद अहान चेयर पर बैठा और बाकी लड़कियों से बात करने लगा। उन्हें हंसते हुए बात करता देख अभिनीत के दिल में आग लग रही थी। वो उन्हें गाली देने लगा। इसके बाद उसने पूछा, मिहिर, ये लड़का कौन है? मिहिर कुछ बोल पाता उससे पहले वेदांत ने बोलना शुरू किया और अहान और मिहिर के बीच में ग्रेजेस अभिनीत को समझाए। वेदांत को भी अहान पर गुस्सा आ रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पास्ट की बातें सुनकर अभिनीत को गुस्सा आया। उसने कहा, हाउ डेयर ही, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको ऑफेंड करने की? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं।
इस वक्त अभिनीत मिहिर को इम्प्रेस करना चाहता था और उसकी नजर में सबसे अच्छा मौका था। जब वो खड़ा होकर अहान के पास जाने लगा तो वेदांत ने उसे रोक लिया और कहा, तुम इसकी स्ट्रेंथ नहीं जानते, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके मार्शल आर्ट स्किल्स बहुत कमाल के हैं। वी आर नो मैच इन फ्रंट ऑफ हिम। इसे मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। ग्रेट। मुझे लगा था कि मुझे कभी मार्शल आर्टिस्ट से लड़कर अपने स्किल्स दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, पर यह तो बहुत अच्छा मौका है, अभिनीत ने कहा। मिहिर और वेदांत नहीं जानते थे कि अभिनीत मार्शल आर्ट्स जानता है। वो ये सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अभिनीत किस लेवल का मार्शल आर्ट्स जानता है। ठीक है, फिर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, मिहिर ने कहा। उन्हें नहीं पता था कि अभिनीत क्या करेगा, पर जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहा था उन्हें उस पर भरोसा था। लीव दिस मैटर टू मी, अभिनीत ने कहा और वहां से चला गया। जैसे ही वो हिमानी के पास गया, उसे देखकर हिमानी चिढ़ गई और उससे कहा, तुम फिर यहाँ आ गए। अभिनीत ने हिमानी को इग्नोर किया और अहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम अहान रायजादा हो? अहान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे कहा, तुमने हिमानी को ऑफेंड किया। जिस तरह हिमानी ने उससे बात की, अहान समझ गए कि उसने हिमानी को ऑफेंड किया था। जब अहान ने देखा कि वो लड़का हिमानी के ऊपर से नीचे घूर रहा है, तो अहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अहान और अभिनीत के बीच अब क्या होगा? क्या वो दोनों लड़ाई करेंगे या फिर अभिनीत पहले ही माफी मांग लेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 380वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तुमने हिमानी को ऑफेंड किया। अहान हिमानी के आकर खड़ा हो गया। उसे अभिनीत से सवाल किया, ओह, तो इस ब्यूटीफुल लेडी का नाम हिमानी है। अपने नाम की तरह ये बहुत खूबसूरत भी है, अभिनीत ने कहा। अहान ने उसे घूरा और टेबल पर पड़ी एस्ट्रे उठाकर उसके घुटने पर मारी, पर अभिनीत इसके लिए तैयार था। उसने अपना पैर हटा लिया और एस्ट्रे बिना उसे टच किए जमीन पर गिर गई। जब अहान ने देखा कि वो समझ गया कि अभिनीत को मार्शल आर्ट्स आता है, वो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के लेवल 1 का फाइटर है और इस लेवल के फाइटर से लड़कर अहान अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। अहान ने स्माइल किया और अभिनीत को मॉक करते हुए कहा, तो तुम मार्शल आर्ट्स जानते हो? चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुमने मेरे अटैक को डॉज कर दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट का लायन क्लब कितना पावरफुल है। मैंने वहां से मार्शल आर्ट सीखा है और मैं तुम्हारी अभी चटनी बना सकता हूं, अभिनीत ने गुस्से में कहा। उसने अपने मार्शल आर्ट स्किल्स पर जितना भरोसा नहीं था, उतना इस बात पर भरोसा था कि अहान मार्शल आर्ट्स नहीं जानता है। लोयन क्लब या डॉग क्लब? अहान ने कहा और हंसने लगा। उसकी बात सुनकर हिमानी और उस बाकी फ्रेंड भी हंसने लगे। अहान जिस अंदाज से अभिनीत को ह्यूमिलेट कर रहा था वो सच में बहुत एंटरटेनिंग था। अभिनीत वैसे भी बहुत ह्यूमिलेट फील कर रहा था और सबको हंसता हुआ देख उसे गुस्सा आने लगा। वो अहान को ऐसे देख रहा था जैसे उसे अभी खा जाएगा। अहान ने उसे गुस्सा उसकी आंखों में देख लिया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अहान ने जब अभिनीत को ऊपर से नीचे देखा तब उसमें बहुत सारे फ्लैश ढूंढने लगा। उसकी लोअर बॉडी स्टिल नहीं थी और बहुत रेस्टलेस हो रहा था और उसकी आईज फ्लिप कर रही थी। ये सब देखकर अहान समझ गया कि वो बहुत कोई पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए उसे तैयार रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे ही अभिनीत अहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ, एक आवाज ने उसे रोक लिया, अभिनीत भाई, वहीं रुक जाओ। वो लड़का चलते हुए अभिनीत के पास आया और उससे कहा, आप इस फटीचर से क्यों लड़ना चाहते हैं? इसके कपड़े देखिए, इसे जाने दो। आपको तो पता ही है कि कीचड़ में हाथ डालने पर गंदे तो आपके ही हाथ होंगे। जिस लड़के ने आकर अभिनीत को रोका, अहान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे ऊपर से नीचे तक महंगे कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में बहुत महंगी ब्रांडेड वॉच भी पहनी हुई थी। अहान को वॉच ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए उनके ब्रांड्स अच्छे से जानता था। और जब उसने लड़के को देखा, अहान की नजर उसकी कलाई पर थी, तब उसने देखा, तुम जानते हो ये कौन सी वॉच है? अहान उस लड़के को देखा और मन में सोचा, मैं कुछ दिन मनाली से बाहर क्या चला गया, यहाँ के लोग मुझे भूल ही गए। अहान ने इनके सामने फ्लो प्रोफाइल रखा और कुछ नहीं बोला, पर उसने थर्ड फ्लोर पर देख लिया कि मिहिर और वेदांत भी खड़े हैं। पहले उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब अभिनीत उनके पास आए तो अहान को एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो उसे मिहिर और वेदांत नजर आए। अब मेरी वॉच देखना बंद भी करो। मैंने इस वॉच के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। तुम सपने भी नहीं सोच सकते कि वॉच कितने की है, उस लड़के ने कहा। उस लड़के को लग रहा था कि अहान कोई निकम्मा नालायक लड़का है। यह सब सुनकर हिमानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस लड़के से हिमानी प्यार करती थी, कोई उसकी इंसल्ट ऐसे कर रहा था, वो कैसे बर्दाश्त करती? इट्स जस्ट अ वॉच, व्हाट इज देयर टू बी सो प्राउड ऑफ इट? हिमानी ने चिढ़ते हुए कहा। उसके बाद उसने अपनी जैकेट की स्लीव ऊपर की और अपनी कलाई दिखाई। उसने भी उससे भी महंगी कंपनी की वॉच पहनी हुई थी। ये वॉच कोई मामूली वॉच नहीं थी, बल्कि लिमिटेड एडिशन वॉच थी। ये वॉच दुनिया भर में बस बहुत लोगों के पास ही थी।
ये वॉच हिमानी के पास देखकर अभिनीत और उसके दोस्त की आंखें खुली की खुली रह गई। ये वो लड़का हिमानी के पास आया और उसने हिमानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, इतनी बड़ी ब्रांड की लिमिटेड एडिशन वॉच, मिस ये वॉच आपके पास कैसे है? जितना मुझे पता है ये स्पेशली ब्रिटिश की रॉयल फैमिली के लिए डिजाइन की गई थी और इंडिया में इसके 3 ही पीसेस आए थे। उस लड़के ने अपनी आंख पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो इतनी लग्जरियस वॉच देख रहा था। अभिनीत ये सब बातें सुनकर हैरान था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि हिमानी के पास ऐसी वॉच कैसे हो सकती है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अभिनीत ने अपने दोस्त के कान में धीरे से कहा। उस लड़के ने अभिनीत को घूरा और कहा, तुम्हें मैं मजाक के मूड में लग रहा हूं? वो लड़का वॉचेज का दीवाना था और उसे हर वॉच के बारे में बहुत अच्छे से पता था। उसने हमेशा से वॉच मैगजीन देखी थी और आज उसे सपने के सामने लड़के के हाथ में देखकर वो हैरान था। उसने दोनों को ऐसा बौखलाया हुआ देखकर हिमानी ने आहान का हाथ पकड़ लिया और स्माइल करने लगी। ऐसे स्टेटस के साथ हिमानी में एटीट्यूड होना नॉर्मल बात थी। जब उसने देखा कि दोनों अभी भी उसकी कलाई को देख रहे थे, तब उसने अपनी जैकेट की स्लीव नीचे कर ली। मिस, मैं नहीं चाहती कि इतनी स्पेशल वॉच को कोई भी अनइम्पोर्टेंट और फालतू लोग देखे, हिमानी ने तड़कते हुए कहा। अभिनीत कुछ बोलना चाह रहा था पर वो चुप हो गया। इतना सब होने के बाद आहान से लड़ नहीं सकता था। वो उन दोनों को घूर रहा था। उसने जाने से पहले उससे कहा, हमारी फिर मुलाकात जरूर होगी, तब मैं तुम्हें देख लूंगा। देखता हूं कि तुम ऐसे स्माइल कर पाते हो या नहीं। इतना कहने के बाद अभिनीत और उसका दोस्त वहां से चले गए। उसके जाने के बाद आहान ने मिहिर और वेदांत को जैसे देखा उन्हें कह रहा हो कि उनसे भी जल्दी निपटेगा। जैसे उसका आई कांटेक्ट आहान से हुआ, उनका मुंह मोड़ लिया। वो अपना गुस्सा जता नहीं सकते थे क्योंकि आहान की वजह से उन्हें पहले ही बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा था। वो सिर्फ इंतजार कर सकते कि दीवान फैमिली उसके साथ क्या करेगी। जब वो दोनों मिहिर और बाकी सब के पास पहुंचे तब वेदांत ने पूछा, अभिनीत ये कौन है? अभिनीत के साथ जो लड़का था वो दोनों को नहीं जानते थे। ओह सॉरी ब्रदर, आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो? ये नॉर्थ ईस्ट का वार अलायंस के मास्टर सुखदेव कपूर का बेटा वासु कपूर है। अभिनीत ने उन तीनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाया। वेदांत ये इंट्रोडक्शन सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, तुम द सुखदेव के बेटे हो? हाँ, मेरे डैड 2 दिन मनाली में आ रहे हैं। मनाली में उनका कोई नहीं जीत सकता, वासु ने कहा। वो जैसे बोल रहा था ऐसे लग रहा था जैसे सुखदेव ने मनाली में सबसे बेस्ट फाइट की हो। ऐसा कोई नहीं था कि वासु की तारीफ फालतू में कर रहा था। सुखदेव पिछले 30 सालों में फाइट कर रहे थे और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में सबसे ज्यादा पावरफुल फाइटर थे। ये सब सुखदेव की मेहनत और ट्रेनिंग की वजह से हो रहा था। मिहिर को ऐसे एरोगेंट लड़के पसंद नहीं थे। वो उसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, पर उसने अचानक से याद आया कि आहान से बदला लेने के लिए वो वासु और सुखदेव की मदद ले सकता है। ये सोचते हुए मिहिर ने अपना एटीट्यूड बदल लिया। उसने तुरंत वाइन ग्लास उठाए और वासु को अभिनीत को देते हुए कहा। वासु ने भी रियलाइज किया कि उसने राजदा फैमिली के बेटे को ज्यादा बोस्ट कर दिया है। राजदा फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी। उसे कोई भी फेवर की कभी भी जरूरत पड़ सकती थी। वासु ने तुरंत कहा, मिहिर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपने मिलने का कभी मौका नहीं मिला। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। द न्यू बिगिनिंग्स। इतना कहने के बाद वासु ने हाथ उठाया और सबने चीयर्स किया और एक ही बार में ग्लास खाली कर दिया। वासु, आप बहुत पोलाइट और जेनरियस हैं, मिहिर ने कहा। कुछ ड्रिंक्स के बाद वो सब आहान के साथ हुई अनबन के बारे में भूल चुके थे। माहौल बहुत हल्का हो गया था और सब थोड़े थोड़े टिप्सी हो गए थे। अचानक से मिहिर ने वासु से पूछा, वासु, नॉर्थ ईस्ट मार्शल आर्ट्स का मनाली मार्शल आर्ट्स से कोई मुकाबला नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर सुखदेव अंकल यहाँ आएंगे तो उन्हें केयरफुल रहने के लिए कहना। वासु ने अपने ड्रिंक खत्म करने के बाद कहा, मेरे डैड मार्शल आर्ट्स के ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज पर पहुंच गए हैं। उनकी फिस्ट टेक्निक और शॉर्ट टेक्निक का कोई मुकाबला नहीं है। मनाली में उनकी टक्कर का कोई हो नहीं सकता। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, पर हमेशा याद रखना चाहिए कि हमसे बेटर इस दुनिया में कोई ना कोई होता ही है। अगर मनाली के मार्शल आर्ट अलायंस की बात करें तो यहाँ पर बहुत टॉप लेवल के फाइटर्स है। यहाँ के अलायंस हेड भी कन्वर्टिंग फोर्स और ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर ही है, मिहिर ने कहा। यह सुनकर वासु अनकंफर्टेबली हंसने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों हंस रहा है। शांत होने के बाद उसने कहा, वो सब मेरे डैड 3-4 साल पहले उनसे लड़े थे। एक भी उनके सामने नहीं टिक पाया था। वो क्या मेरे डैड से फाइट करेंगे? यह सुनकर मिहिर बहुत खुश हो गया। अगर सुखदेव ने वार अलायंस के लोगों को हराया तो आहान तो इसकी जान से मार सकता है। ऐसी बात है? सॉरी ब्रो, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अगर सुखदेव अंकल सबसे फाइट कर चुके तो उन्हें हरा चुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मिहिर ने कहा। इस वक्त मिहिर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था उसे कोई मिल जाए जो आहान को जान से मार सके। सब फिर ड्रिंक करने लगे। उधर अपनी फ्रेंड पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हिमानी और आहान एक साथ बाहर निकल गए। हिमानी ने आहान का हाथ पकड़ा हुआ था। जब अभिनीत उन्हें बाहर जाते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया। अभिनीत ने मिहिर के कान में कुछ कहा और वहां से चला गया।
वो जानता था कि अभिनीत क्या करने वाला है, पर अब उसके पास ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ था, इसलिए उसने डर नहीं लगा। हिमानी और अहान एक साथ चल रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को बहुत बार देखा था। अचानक से अहान ने हिमानी से पूछा, डिड यू मिस मी? हिमानी ने जवाब दिया, नो रियली। अहान ये बात सुनकर शॉक हो गया और डिसपॉइंट होने का नाटक करने लगा। नो नॉट रियली, कभी कभी मैंने तुम्हें मिस किया था, हिमानी ने कहा। वो अहान को डिसपॉइंटेड देखकर घबरा गई। अच्छा, अहान ने इतना कहा और इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता, हिमानी ने उसे पकड़ लिया और उसे किस करने लगी। वो दोनों रोड पर थे, फिर भी हिमानी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अहान को किस करने लगी। अहान इस किस की वजह से कैसे रिएक्ट करेगा? क्या ये बात सनाया तक पहुंच जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कल की वीडियो के अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ने का। हमारे चंदन टेलर भाई कहते हैं, दूध दही का खाना शरीर में ढेर सारी एनर्जी मिलती है। बहुत सही कह रहे हैं आप। फिरोज आलम, नमकीन खाना लगता है बहुत अच्छा फिरोज आलम सर को। दिलशाद अहमद कहते हैं, हम तो गांव के देसी लोग हैं और हमें देसी खाना पसंद है। बिल्कुल भाई, अच्छी बात है। राजपाल सिंह राजपूत कहते हैं, दूध दही में जितनी ताकत है नमकीन में नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राहुल कुमार कहते हैं, दूध दही हमें बहुत पसंद है और राहुल मौर्य ये जिला फतेहपुर से हैं। कैलाश निमावत कहते हैं, वेरी नाइस स्टोरी ब्रो, यू आर एक्सप्लेनिंग टेलिंग बोथ स्टोरी इफेक्टिवली। आई एम जॉय लिविंग मोबाइल विदाउट लिसनिंग कंप्लीट स्टोरी। थैंक्स ब्रो कैलाश निमावत। थैंक यू ब्रदर। रश्मि दास जी कहते हैं कि मेरा नाम नहीं लेते। अरे आपका नाम तो पिछली बार भी लिया था, अब की बार भी ले लिया। मेरा गांव बहुत पेड़ों की छाया है और वहां पर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रश्मि जी। नीरज जी राज कहते हैं, सादा खाने में बहुत प्रोटीन होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राम बाबू शर्मा कहते हैं, दही दूध बहुत पसंद आता है इनको। करण सिंह जी को भी दूध दही और खाने में बहुत मजा आता है। राजेश सिंह, सादा खाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। गीता देवी कहती हैं, हमें काला जामुन बहुत पसंद है इंडिया का। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बाबूलाल मीना कहते हैं, मुझे शुद्ध देसी खाना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। आसिफ कहते हैं कि सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खलील आशमी कहते हैं, वी वांट टू सी शनाया। सर अब की बार शनाया आ चुकी है आज की वीडियो में। यूपी की कहानी बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। रुद्र बाबू बोरो बोरो कहते हैं, आई लाइक करबी एनालोंग डोई इज लाइक। थैंक यू सो मच सर। श्वेता कमल, बहुत अच्छे भाई। सादिक सिद्दीकी, दही चूरा सबसे बढ़िया है। बिल्कुल सर। रुस्तम अली खान कहते हैं, गुड। बाबिल हासनी कहते हैं, मैं पाकिस्तान से आपकी वीडियो देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, आप पाकिस्तान से देख रहे हैं। सुमेर सिंह कहते हैं कि इन्हें कहानी बहुत पसंद आती है और ये कोटा राजस्थान से हैं। ताई वेंग सुचिंग कहते हैं, मुझे तो सब पसंद है, मैं ये सब गटा हूं, मुझे बहुत अच्छा पसंद लगता है देसी दूध दही का खाना। बहुत अच्छा सर। मोहम्मद असलम कहते हैं, खान दूध और दही बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। लक्ष्मी नारायण गोपाल जी कहते हैं, बहुत लाजवाब स्टोरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हर रोज इसी तरीके से हमारी स्टोरी को प्यार देते हैं। सुहेल आशमी कहते हैं, दोनों खाना पसंद करते हैं। थैंक यू सर। अजीत शुक्ला जी, सादा खाना उच्च विचार, मेरी प्राथमिकता। लखनऊ से अजीत शुक्ला। थैंक यू शुक्ला जी। आबाद खान कहते हैं, दूध दही मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सर। गौरव मिश्रा कहते हैं, दूध दही के खाने में प्रोटीन की कमी नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुनील बागरेन, सुनील ठाकुर उचाना खुर्द जींद, दूध दही का खाना, ये है मेरा हरियाणा। थैंक यू सो मच हरियाणा वाले मित्र, थैंक यू। यूसुफ काजी, दूध दही। अफजल खान कहते हैं, सर मैं सऊदी अरब से हूं और आपकी कहानी में सबसे बेसब्री से इंतजार करता हूं। सर मुझे खाना पसंद बहुत आता है। थैंक यू सर, आप सऊदी अरब में हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कभी सऊदी आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। भगवान लक्ष्मण कहते हैं, ओडिशा से हैं ये, बहुत अच्छा लगता है इनको। थैंक यू सर। ललित कुमार पाटिल इलाहाबाद, सर बहुत सादा अच्छा भोजन लगता है। थैंक यू सर। अजय कुमार को ये सब दूध दही खीर सब बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। महेंद्र गुप्ता, कल से जल्दी एपिसोड सर, अब तो 6:30 बजे ही आता है। थैंक यू सर। सतेंद्र जी कहते हैं कि मेरा गांव मथुरा में है और बहुत अच्छा फील करते हैं। थैंक यू सर। जस्सी भारद्वाज अर्थ, थैंक यू ब्रदर, मुझे अच्छा लगा और आपकी कमेंट्री बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट्री में कहते हैं, चलो शुरू करें कहानी। थैंक यू सर मुझे इतना प्यार देने के लिए। भारती चौधरी, मिल्क दही वेरी गुड। थैंक यू मैम। देवदत्त कपूर कहते हैं, पानी पंप दा, सिगरेट लंप दा, रोटी मक्के दी, साग सरसों दा, ये सब गांव में मिल सकता है। थैंक यू सर। सफीक आलम, हेलो हेलो सर। नसीर कुमार, 10 एपिसोड दिल्ली, अरे सर 10 ही आते हैं हर रोज। चंदन बाबू को भी बहुत सारा प्यार। जतिंदर जी, प्लेन फूड इज बेस्ट, बिल्कुल सर। भारत कुमार, शुद्ध खाओ पौष्टिक रहो, बिल्कुल सर। ब्लैक हार्ट, सॉरी बॉस, ओके जी, बहुत अच्छा लगता है खाना।
थैंक यू सर। कमलेश यादव, देसी दूध दही का खाना अच्छा लगता है, थैंक यू सर। सागर महारत 376 से 385, फुल एपिसोड जल्दी सर, वही चल रहा है। सुदाम महेदई, मुझे दूध दही और शुद्ध खाना अच्छा लगता है, बिल्कुल सर। जितेंद्र पचपट, मुझे लस्सी बहुत पसंद है, जी सर मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। गुरचेत सिंह, नाइस स्टोरी ब्रो, कुरुक्षेत्र हरियाणा, थैंक यू सो मच ब्रो। सुखेंद्र यादव, सर मुझे बहुत देसी दूध दही खाना, दूध दही लस्सी नमकीन भी पसंद है। मैं सीधी जिले चुरहट से हूँ, मुझे रायजादा की कहानी बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच सर, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। इस्ताक वानी, सिंपल फूड इज बेटर फॉर हेल्थ, बिल्कुल सर। सूरज टांडी, मैं उड़ीसा से कालाहांडी से लड़गांव से हूँ, हर दिन आपकी स्टोरी सुनता हूँ, मुझे नमकीन पसंद है। जो भी मार्केट में जाता हूँ और 3 साल की छोटी भतीजी मुझे नमकीन ला दीजिए चाचू बोलती है, थैंक यू सो मच। मेरे भी जो भतीजे हैं और भतीजी है वो भी ऐसे ही कहते हैं। गुरुदेव कुमार, नमकीन और मीठा हमें दोनों पसंद है, थैंक यू सो मच सर। उसे कमिल, मुझे हरी मिर्च का ठेचा, ये मैंने कभी नहीं खाया है, मैं खाना चाहूंगा। शशि राम, दही बाजरे की रोटी 56 भोग, बिल्कुल सही शशि राम झुंझुनू। अंकित महाकुंड, मुझे ओडिशा मयूरभंज की गेड़ी घाटी तराना बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। सतीश यादव, देसी गाना स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल सर। दिबांती टांडी, नमकीन, क्योंकि मेरे पति बागवान टांडी को कोई भी नमकीन पसंद है, हम दोनों हर दिन एक साथ एपिसोड बैठकर आपकी स्टोरी सुनते हैं, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। दिलशाद अहमद, दूध दही का खाना सबसे अच्छा लगता है, थैंक यू सर। विकास जाधव, मुझे तो लस्सी रबड़ी मलाई बहुत ज्यादा पसंद है, बिल्कुल सर मुझे भी। श्वेता कमल, आन की फर्स्ट फाइट होगी, राजादा रिवेंज कौन लेगा, अरे सर वही लेगा। रमेश सिंह, भाई मुझे तो रतलामी नमकीन बूंदी वाले लड्डू बहुत पसंद है, क्या बात है सर, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। गणेश चिपट, दाल चावल आलू की सब्जी रोटी मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल सर। विजेंद्र सिंह, यूपी में हम चांदपुर गांव से हैं, थैंक यू सो मच सर। विकास कुमार, मिल्क और कर्ड आई लाइक इट, थैंक यू सो मच, वी आल्सो लाइक इट। मनोज सिंह, दूध और दही सबका खाना, बिल्कुल। रामलाल यादव, शशिकांत जाधव, रामू चाचा, दजीत, ओम प्रकाश सिंह, पुलकी साकिया और गणेश अग्रवाल, पार्ट आर्ट आर्ट क्राफ्ट, सुरेश मेहरा, सुरेश भान, चंद्र शहरावत, पीएम मीना, रवि अहीर, विक्रांत बाबू, रामलाल साहू, जितेंद्र परमार, अजीत सिंह जाट, सर इनको बहुत अच्छा लगता है और सर नमकीन खाने वाला तो पसंद आता है और मुझे दूध दही भी बिना नींद भी नहीं आती, थैंक यू सर। ओम प्रकाश सैनी, आनंद कुमार, गणेश अग्रवाल, सर्वेश शुक्ला, अक्षय कुमार, भावना प्रजापति, चंद्र शहरावत, नरेश सिंह सिंगार, मदन सिंह, ब्रजेश कुमार, बी आर ऑफिशियल, विजय गुप्ता, जो मिश्रा, अरमान अली, अजद आलम, राजेश गुजर, विजय गुप्ता, कतन विनोद, कैलाश निमत नाड़ी, रजीत कुमार, राघवेंद्र सिंह, अनूप शर्मा, एमडी असलम, निंजा गेमिंग, वीएम कुमार, माया किंग, रफीक असलम, अनिल कुमार, राजेश गुजर, थैंक यू सर, आज तो मजा आ गया। मेरे गांव में छोटो माता का मंदिर है, राजस्थान से हूं मैं, थैंक यू सो मच सर। अजीत सरकार, मैं तो गीता दूध और खाना सब पसंद करता हूं, बिल्कुल सर, सब अच्छा ही रहता है देसी खाना। रियांश, देसी दूध का खाना पसंद, एसडीएम ड्राइवर, थैंक यू सो मच सर। लीलन होटल, चंदर शहरावत, बाबूलाल मीना, शाहजान खान, केशव बरिहा, छोटू राम, संजू सावता, सचिन राजपूत, एक हमारे भाई फतेहबाद हरियाणा से हैं, उनको भी कहानी अच्छी लगती है और देसी खाना पीना अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच सर। आप ऐसे ही सभी लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है और शायद आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। और दोस्तों आज के सवाल का भी जवाब जरूर देना, आप किस इंसान को इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों 381वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हिमानी जब आहान से दूर होती तब आहान हैरान हो जाता, उसे अचानक से शनाया याद आती। आहान बहुत ही गिल्टी फील करता है और डिसाइड करता कि वो शनाया से मिलने जाएगा। आहान को ऐसे देखकर हिमानी भी एम्बरेस्ड फील कर रही थी, उसने पहले कभी आहान के साथ ऐसा नहीं किया था, अभी बात अलग थी। आहान उसे बहुत दिनों से लिए दूर था, उसने आहान को बहुत मिस किया था और इसके सामने देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और आहान को किस करने लगी। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे, ये देखकर हिमानी का चेहरा और लाल हो गया और उसने कहा, लेट्स गो फ्रॉम हियर आहान। आहान ने जो अब तक थोड़े शौक में था रिकवर हुआ और वहां से जाने के लिए निकला। जैसे उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, सामने अभिनीत कुछ गुंडों के साथ खड़ा था। उन दोनों को किस करते हुए देख अभिनीत का सारा खून पानी हो गया। इस वक्त उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। आहान आगे आए और उसने कहा, क्या हुआ मिस्टर डॉग क्लब, मुझसे लड़ने आ गए हो क्या? चैन नहीं मिल रहा मुझसे बिना लड़े, तुम जल्दी ही मरने वाले हो, कुछ देर और हंस लो। तुम भले ही मार्शल आर्ट्स पता है,
पर मैं जिस लेवल पर हूं तुम उसका सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम कोई जेनेटिक पिल भी नहीं ले सकते। अभिनीत ने कहा। अभिनीत ने सोचा कि इतनी महंगी पिल्स वो सिर्फ अफोर्ड कर सकता है, पर आहान जैसा नालायक लड़का नहीं। अभिनीत की बातें सुनकर आहान को हंसी आ गई। उसको पोस्टर में बता सकता कि उसके एक ही मुंह से वो गिव अप कर देगा। वो ये भी जानता था कि उसके सामने कोई पिल लेकर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई होगी तो ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं दे सकती है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे पास इतने पैसे कहाँ है जो ऐसी कोई पिल ले सकूं? मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरी फ्रेंड के पास तो है ना, जो मुझे तब नहीं मिला मैं अब ले सकता हूँ। आहान ने अभिनीत को टीज करते हुए कहा। अभिनीत ने हिमानी की तरफ देखा। उसके वॉच, कपड़े, बैग सब ब्रांडेड थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने अपने इमोशन को संभाला और कहा, कट दैट क्रैप। जब मैं तुम्हें मारूंगा तब देखता हूं कि तुम अपनी माँ को याद करते हो या फिर ऐसे ही हंसोगे। इतने कहने के बाद आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ। इतने में आहान ने हिमानी से कहा, तुम साइड में चली जाओ। हिमानी ने ओबीडेंटली आहान की बात मान ली और गली के साइड में जाकर खड़ी हो गई। ये सीन देखकर अभिनीत को बहुत अजीब लगा। वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। इसी बीच आहान हिमानी से बात कर रहा था, पर उसे डर नहीं लग रहा था। अभिनीत ने अपना हाथ की उंगलियों से हुक बनाया और आहान के गले पर एम किया। जो अटैक करने का अभिनीत ने सोचा वो बहुत ही ज्यादा फेटल अटैक हो सकता था, पर आहान ने देखा, स्मीर किया और जब उसकी उंगलियां उसके गले के पास थी तब उसने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया। बिना किसी को रियलाइज हुए अभिनीत की दोनों उंगलियां टूट चुकी थी। अभिनीत दर्द की वजह से चिल्लाने लगा। उसे इस हालात में देखकर उसके साथियों ने अटैक करने की हिम्मत ही नहीं हुई। अभिनीत की भी दो टूटी हुई उंगलियों के साथ आहान से फाइट नहीं कर सकता था। क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रहे हो? आहान ने कहा। यू शेमलेस ह्यूमन, आई विल सी यू। अभिनीत ने गुस्से में कहा। आई विल वेट फॉर इट, आहान ने कहा। इसके बाद उसने हिमानी का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अभिनीत ने अपने साथ आए गुंडों को देखा और कहा, व्हाट द हेल, तुम लोगों ने आहान पर अटैक क्यों नहीं किया? मिहिर तुम लोगों से किस बात के पैसे देता है? आई विल सी यू ऑल। मिहिर से कहकर तुम्हारी बैंड न बजवाई तो मेरा नाम अभिजीत रायचंद नहीं। उन्हें अभिनीत की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने आहान के स्पीड को और ओरा को देखा था। वो जानते थे कि वो उससे कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनके लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी अपनी जान बचाना था। अभिनीत भी पैर पटकते हुए वहां से चला गया। नॉनसेंस, अब तो वासु के डैड ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वो ही हमें आहान से बदला लेने की मदद कर सकते हैं। अभिनीत ने दांत पीसते हुए कहा। हिमानी के किस करने के बाद आहान बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो कुछ दिन सिनाया के साथ अकेले स्पेंड करना चाहता था। आहान के मन में बहुत बड़ा गिल्ट था। वो हिमानी के साथ जो हुआ उसे सिनाया से शेयर भी नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को कैसे छुपाए। आहान ने शनाया को कॉल किया। जैसे शनाया ने फोन उठाया, आहान ने कहा, तुम ऑफिस से कुछ दिन का ऑफ ले सकती हो। ऑफ? क्यों, क्या हुआ? शनाया ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान अचानक से उसे छुट्टी लेने के लिए क्यों कह रहा है। वो जानते थे कि मार्शल आर्ट कंपटीशन की वजह से आहान बहुत थक गया था, पर उसे लग रहा था कि वो कुछ दिन आराम करना चाहता है। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, हमारे शिमला वाले घर में, आहान ने कहा। जिस दिन आहान शनाया को अपने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले घर में लेकर गया था, उसी दिन शनाया को इसके बारे में सब पता चला था। उसके बाद से दोनों कभी उस घर में साथ नहीं रहे थे, पर अब आहान उसके साथ वहां रहना चाहता था। शनाया सुनकर बहुत इमोशनल हो गई। दोनों के बीच में डाइवोर्स के बाद सब कुछ सिंपल था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर आज ये खुलकर बात नहीं बोल रहे थे। आहान, शनाया का दिल भर गया। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। आहान, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, शनाया ने कहा। ठीक है, ऑफिस के बाद मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ, आहान ने कहा। शाम को आहान जब शनाया को पिक करने गया तो उसने शनाया का फेवरेट शर्ट पहना हुआ था। मनाली में इस वक्त हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी और शाम का मौसम बहुत सुहावना था। कार से उतरकर आहान शनाया का वेट करने लगा। कुछ ही मिनट में शनाया ऑफिस से बाहर निकली। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। पर जैसे उसने आहान को देखा, उसके चेहरे पर चमक आ गई और भागकर आहान से लिपट गई। आई मिस्ड यू सो मच आहान, शनाया ने कहा। आई मिस यू टू, आहान ने कहा और शनाया को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों कार में बैठे और शिमला के लिए निकल गई। रास्ते में आहान ने शनाया का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, शनाया तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? शनाया अचानक से आई इस सवाल की वजह से हैरान हो गई। वो आहान के बारे में रोज कुछ नया सीखती थी। जब उन दोनों की शादी हुई तो रोज आहान के बारे में कुछ नया समझ पाती थी। उनके डाइवोर्स के बाद भी उसे आए दिन आहान के बारे में कुछ पता चलता था जो उसे सरप्राइज कर देता था। और आज आहान के इस सवाल से शनाया शॉक्ड हो गई थी। शनाया को इस तरह देखकर आहान ने फिर से पूछा, यू डोंट बिलीव मी राइट? नो नो आहान, आई बिलीव यू, शनाया ने तुरंत कहा। शनाया, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहने का सपना देखा है। मैं तुम्हारा साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब हम लॉन में बैठे और हमारे बच्चे और पोता पोती हमारे गार्डन में खेल रहे हो, तुम थक कर मेरे कंधे पर सो जाओ
और मैं तुम्हें अपना कोट पहना दूं। अहान ने अपने सपने के बारे में बताया। शनाया सब सुनकर ब्लश करने लगी। उसे अहान का ये प्यारा देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अहान शनाया के सारे एंड तक रहना चाहता था, पर अभी हालात ऐसे कि दोनों एक दूसरे से अलग रहना पड़ रहा था। आई बिलीव यू अहान, शनाया ने कहा। इसके बाद दोनों ने काफी एक दूसरे तक बात नहीं की। शनाया के कुछ दिन शिमला में रहने के बाद अहान वापस मनाली आ गया। उसके पास रक्षित का कॉल आया, जिसने उसे बताया कि नॉर्थ ईस्ट वार अलायंस के हेड सुखदेव कपूर उसके साथ फाइट करना चाहते हैं। अहान सुखदेव कपूर को नहीं जानता था, न ही उसने कभी उसके बारे में सुना था, पर रक्षित ने उसे बताया, इसलिए वो तुरंत आ गया। जब अहान और रक्षित मिले तब अहान ने पूछा, ये सुखदेव कपूर कौन है? तुमने मुझे इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया है? ये कोई पावरफुल इंसान है क्या? रक्षित ने कुछ नहीं कहा, बस अहान को एक फाइल पकड़ा दी और उसकी नजर में एक जगह अटक गई, जहां पर लिखा था पीक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। ये ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के पीक पर है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, क्यों नहीं? अहान ने पूछा। ये कुछ सालों से सेकुलरिज्म में थे और हमें इनके लेवल के बारे में अभी पता चला है। अगर इनके पीछे कुछ बैटल्स देखें तो साफ पता चलता है कि ये बात सच है। रशीद को कुछ ज्यादा नहीं पता था, इसलिए वो जितना जानते थे उन्होंने अहान को बता दिया। अहान बहुत खुश था, क्योंकि वो जानता था कि रक्षित का इंफॉर्मेशन सोर्स गलत नहीं हो सकता था। अहान को ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के फाइटर से लड़ने का मौका मिल रहा था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सुखदेव कपूर तुमसे फाइट करना चाहते हैं, पर वो एक गैम्बलिंग फाइट होगी। अब उन्हें तुमसे क्या चाहिए ये कोई नहीं जानता। रक्षित ने कहा। गैम्बलिंग फाइट? वो क्यों? अहान ने पूछा। पता नहीं, वो तो जाकर ही पता चलेगा। रक्षित ने कहा। सुखदेव के साथ उनकी मीटिंग शाम को थी। उनसे उन दोनों को मनाली के 7 स्टार होटल में बुलाया था। अहान थोड़ा एनेक्सियस था, पर फिर भी वो वक्त पर होटल पहुंच गया था। जब वो दोनों वहां पहुंचे, एक मोटा सा आदमी उन्हें वेलकम करने आया। यू मस्ट बी अहान रायजादा एंड रक्षित भाटिया, प्लीज कम। वो आदमी बहुत जेंटल था और लगातार स्माइल कर रहा था। इसके बाद वो आदमी उन दोनों को एक रूम में लेकर गया, जहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके सफेद और लंबी बियर्ड थी और उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। वहां पर 7-8 लोग और थे। उनमें से अहान एक एक को जानता था, और एक लड़का वासु था जिससे वो इस बार में मिला था। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उस मोटे आदमी ने सबको एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया। जब सब बैठ गए तब अहान ने कहा, मैं जब शिमला में था तब मुझे पता चला कि मिस्टर सुखदेव मुझसे फाइट करना चाहते हैं, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो इस फाइट में गैम्बलिंग फाइट क्यों करना चाहते हैं। मिस्टर अहान, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये बस एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए है, उस आदमी ने कहा। जिस तरह से वो आदमी ये बात बोल रहा था, अहान को शक हुआ कि सब जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। क्या अहान गैम्बलिंग फाइट का असली रीजन जान पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। और दोस्तों, आज का जो सवाल मैंने पूछा है कि आप इस दुनिया में किस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उस इंसान का नाम जरूर लिखिए और उस इंसान के बारे में इंटरेस्टिंग बात भी जरूर बताइए। उनका नाम और आपका नाम अगली वीडियो में मैं जरूर लूंगा। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहिए आप उस इंसान को कितना ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, 382वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं समझता हूं कि आप जो कह रहे हो कि फाइट बोरिंग हो जाएगी, पर क्या मैं जान सकता हूं कि आप बैट किस चीज पर लगाना चाहते हो? अहान ने कहा। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, हमें तुमसे कल्टीवेशन स्क्रिप्चर चाहिए, उस आदमी ने कहा। यह सुनकर अहान के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा कि उन्हें ग्रैंड मास्टर बनना था, इसलिए उन्हें वो स्क्रिप्चर चाहिए थे। उसे अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। ऐसा नहीं है कि मैं कल्टीवेशन स्क्रिप्चर नहीं दे सकता, पर अगर मैं इतना प्रीशियस चीज दूंगा तो मैं ये सोच रहा हूं कि मास्टर सुखदेव मुझे क्या देंगे। बैट तो फेयर होनी चाहिए ना, अहान ने कहा। वो आदमी हंसने लगा। वो जानता था कि अहान ये सवाल जरूर करेगा। उसने भी जवाब सोच रखा था। उसने कहा, मिस्टर अहान, हम कभी नहीं सोचेंगे कि और आपको लॉस झेलना पड़े। आपको भी कुछ इतना ही इंपॉर्टेंट और प्रीशियस मिलेगा। अहान ने कुछ नहीं कहा, उनकी बात सुनता रहा। पर मुझे एक डर है, मुझे लगता है कि आप मुझ पर हंसोगे। हम कल्टीवेशन स्क्रिप्चर के बारे में बहुत वक्त से सोच रहे थे। हम ये भी जानते हैं कि आपसे वो लेने के लिए हमें कभी भी कुछ आपको देना पड़ेगा। बहुत सोचने और ढूंढने के बाद हमें वो चीज मिल गई है जो कल्टीवेशन स्क्रिप्चर के बदले हम आपको दे सकते हैं, उस आदमी ने कहा। यह सुनकर अहान बहुत क्यूरियस हो गया। वो जानना चाहता था कि ऐसी कौन सी चीज है जो सुखदेव उसे देना चाहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है जो कल्टीवेशन स्क्रिप्चर के बराबर का है। उस आदमी के चेहरे पर अभी मुस्कान थी। वो कॉन्फिडेंट था। उन्होंने जो ऐसी चीज ढूंढी वो बहुत अनमोल थी। अहान ने कुछ सोचा और कहा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं बहुत चूजी इंसान हूं। मुझे जो पसंद आता है मैं वही लेता हूं। इसमें भी ऐसा ही होगा। वो आदमी हंसा और उसने कहा,
हमने आपके बारे में अच्छे से रिसर्च किया है। हमें पता है आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए, आपको ये चीज अच्छी लगेगी। ठीक है, फिर बताइए वो चीज है क्या? आहान ने कहा। उस आदमी ने इशारा किया तो कुछ लोग दूसरे कमरे में गए और वहां पर एक बॉक्स ले आए। उन्होंने उस बॉक्स को मोटे आदमी के पास रखा और वहां से चले गए। उस आदमी ने एक गोल्डन चाबी निकाली और आहान से बॉक्स की तरफ देखा और उसे दिखा कि की होल भी गोल्ड का बना हुआ था। उस आदमी ने लॉक खोला और फिर रुक गया। आहान की तरफ मुड़ा और उसने कहा, आहान, इसमें वो चीज है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वह आहान की क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा था। वो सस्पेंस में रहना चाहता था पर खुद भी बॉक्स खोलने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। उसने धीरे धीरे बॉक्स खोला। आहान बॉक्स के पास बहुत था और उसमें क्या रखा है देखने के लिए खड़े होने की जरूरत नहीं थी। उसे लग रहा था कि उस बॉक्स में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा और कुछ मैजिकल होगा। पर कुछ आहान ने बॉक्स में देखा तो उसका मुंह बन गया। बॉक्स में उसे देखते ही उसने कहा, स्टोन। आहान को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसमें स्टोन होगा। हाँ, स्टोन, पर यह कोई मामूली स्टोन नहीं है, उस आदमी ने कहा। आहान चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो वहां पर क्या कर रहा है, इसलिए वो उसकी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। आहान की शक्ल देखकर वो आदमी समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसे समझाना शुरू किया, सुखदेव सर, ग्रैंड मास्टर रियल में पहुंचने वाले हैं, जो कल्टीवेशन स्क्रिप्चर के बराबर है। जो आपके पास है, कल्टीवेशन स्क्रिप्चर का काम आगे ट्रेनिंग करने में मदद के लिए है। जितना हमें पता है, आप अभी अभी कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज पर पहुंचे हो। आपके लिए जितना जरूरी है स्टोन है, उतना जरूरी कल्टीवेशन स्क्रिप्चर शायद नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मास्टर सुखदेव की टक्कर का कोई नॉर्थ ईस्ट एरिया में नहीं है। उनकी नॉलेज हम यंगर जनरेशन में बहुत कम है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि स्टोज में ऐसा खास क्या है। आहान ने सुखदेव को प्रेज भी किया और साथ ही अपने मन की उलझन भी बता दी। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है। इसमें पाइन, सोल, ग्रीन और वेदांत, ये सभी चीजें हैं। इन्हें कलेक्ट करने में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है और यह सुखदेव सर बहुत पावरफुल है, इसलिए हमें यह मिल गया, उस आदमी ने कहा। आहान इन चारों स्टोन्स के बारे में सुना था। वो जानता था कि ये स्टोन कितने रेयर और स्पेशल हैं, पर अब वो स्क्रिप्टिल अथवा विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, पर कल्टीवेशन स्क्रिप्चर के बदले ये स्टोन देना, मुझे ये सब मजाक लग रहा है। आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। इस बात पर सुखदेव हंसने लगा। यह पहली बार था जब वो कोई रिएक्शन दे रहा था। उसने कहा, यंग मैन, मैं जानता हूं कि इस बात पर भरोसा करना कितना आसान नहीं है। तुम्हें इन चारों स्टोन्स की क्वालिटी तो पता ही होगी। ऐसा करो, तुम हाथ में लेकर देख लो। अगर तुम्हें सब ठीक लगे तभी हमें फाइट करेंगे, नहीं तो फाइट नल एंड वॉइड होगी। फाइट कैंसिल हो जाने में ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। लोग बस बोलेंगे कि मैं तुम्हें बुली कर रहा था। सुखदेव कॉन्फिडेंट बहुत था, इसलिए आहान के मन में कई सवाल आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कुछ पल के लिए सोचा और फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने जब स्टोन को नजदीक से देखा तब उसे लगा कि वो थोड़ा गीला है। जब उस पर मोस किया, उसे लगा कि बहुत ध्यान से स्टोन को देखा। वो टेम्परामेंट जेड था और साइज में बहुत काफी बड़ा था। वो काफी देर तक उसे देखता रहा और उसकी मिस्ट्री को समझ नहीं पा रहा था। उसने गर्दन उठाई और उस मोटे आदमी की तरफ देखा। टच इट, उस आदमी ने कहा। आहान ने अपने स्लीव्स ऊपर की और बॉक्स में हाथ डाला। वो स्टोन को हाथ लगा पाता उसे पहले ही बॉक्स में कोल्डनेस फील हो रही थी। ऐसा लग रहा जैसे वो किसी बर्फ की सिल्ली को हाथ लगा रहा था। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने ऊपर उस आदमी और सुखदेव को देखा। उन दोनों के एक्सप्रेशन बहुत काम थे। वो जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है। आहान का हाथ उस स्टोन के बहुत करीब था। वो जानता था कि स्टोन का कल्टीवेशन में कैसे मदद करेगा, पर वो स्टोन को हाथ लगा पाता उससे पहले उसने इस आइडिया को गिव अप कर दिया। ऐसा नहीं था कि आहान उस स्टोन को हाथ नहीं लगाना चाहता था, बल्कि बात यह थी कि वो हाथ नहीं लगा पाया था। वो जैसे ही स्टोन को हाथ लगाने वाला था, ऐसा कुछ हुआ जिसके उसे थॉट डिस्टर्ब हो गए और वो कहीं खो गया। जब वो वापस होश में आया तब स्टोन वहीं पर था। आहान के सारे डाउट क्लियर हो गए। वो समझ गए कि ये कोई मामूली स्टोन नहीं है। आहान, अब क्या आपको भरोसा हो गया कि ये मामूली स्टोन नहीं है? उस आदमी ने पूछा। आहान बहुत काम और कोलैप्स था। उन्होंने विश्वास हो गया कि मामूली स्टोन नहीं है, फिर भी उसके मन में कुछ डाउट्स थे। उसने कहा, अगर मैं आपकी बात मान लूं तो ये स्टोन सच में बहुत प्रीशियस है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मास्टर सुखदेव ये स्टोन मुझे क्यों देना चाहेंगे। आहान ने सबको देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। आहान ने जैसे ही बात कही, सबके चेहरे के रंग बदल गए। माहौल में एक अजीब सी टेंशन शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई, सब चौक हो गए। आहान ने सबकी तरफ देखा और कहा, मैं तो मजाक कर रहा हूं। मास्टर सुखदेव, आप ये बात दिल पर मत लेना। माहौल को लाइट करने के बाद वो आदमी हंसने लगा
उसने कहा, लगता है आपको मजाक करने की आदत बहुत है। हम जेन्युइनली आपके साथ ये डील करना चाहते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ग्रैंड मास्टर रियल में पहुंच सकते हैं। आप और सुखदेव सर उन लोगों में से ही हो। आप दोनों एक दूसरे की मदद करना चाहिए। हाँ ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और रक्षित के पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से रक्षित से कहा, ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है और ये लोग इतने काइंड भी नहीं है। भले ही फेयर फाइट हो, पर फिर भी ये इस स्टोन को लेकर बाहर नहीं निकलेंगे। कुछ तो बात है, कोई तो राज जरूर है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने इन्हें टेस्ट करने के लिए बात बोली थी और सबके चेहरे के रंग बदल गए थे। आहान के एनालिसिस को सुनने के बाद रक्षित भी डाउटफुल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फाइट शुरू होगी और बैट्स कैसे रखी जाएगी। जब बहुत देर तक किसी को कुछ नहीं कहा, तब वो आदमी अपनी जगह पर आकर बैठ गया। सब आहान के बोलने का इंतजार कर रहे थे। बहुत कुछ सोचने के बाद आहान ने फिर से कहा, ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेता हूं, पर यह फाइट होगी कैसे? ये गैम्बलिंग फाइट है, पर आप अपने रिश्ते पर दांव नहीं लगा सकते। पर फाइट इसलिए एक हारेगा और एक जीतेगा। अगर मेरे पास एक आइडिया है जिससे किसी भी साइड नुकसान नहीं होगा। उस आदमी ने कहा, मतलब? आहान ने कंफ्यूजन में पूछा। हम ऐसा करेंगे कि जो जीतेगा बैट की हुई चीज को 1 साल के लिए रखेगा और फिर वापस कर देगा। अगर 1 साल में उसका पर्पज फुलफिल हो गया तो अच्छी बात है, वरना उसका नुकसान है। जैसे 1 साल खत्म हो जाएगा, उसे वो चीज वापस अपने ओनर को देनी होगी। उस आदमी ने समझाया। आहान को यह आइडिया अच्छा लगा। उसने मन में सोचा कि इन लोगों ने रास्ता तो अच्छा निकाला है। आहान तुरंत मान गया और उसने कहा, ठीक है, आई डिसाइडेड देन। आहान ने तुरंत इतना रिएक्शन देकर सब हैरान हो गए। उन्हें लगा था कि आहान थोड़ा तो नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये फाइट फाइनल है। फाइट 3 दिन बाद सरोवर मैनर में होगी। होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस आदमी ने कहा। आहान जगह ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मान गया। उसने कहा, ठीक है, फाइट 3 दिन बाद होगी। इसके बाद आहान और रक्षित होटल के लिए निकल गए। रक्षित ने मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। जब उसे ज्यादा देर नहीं रहा गया तो उसने आहान से पूछा, यह फाइट फेयर नहीं है, तुम कैसे मान गए? आहान फाइट अनफेयर होने के बाद भी क्यों मान गया? क्या उसे पता था कि अब उसे ये फाइट जीतनी है और उसके लिए वो स्टोन और स्क्रिप्चर दोनों ही काफी बहुत इंपॉर्टेंट थे? क्या होगा इस फाइट का रिजल्ट? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 383वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इसके बाद आहान और रक्षित होटल के लिए निकल गए। रक्षित के मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। उसको जब ज्यादा देर नहीं रहा गया तब उसने आहान से पूछा, ये फाइट फेयर नहीं है, तुम कैसे मान गए? मेरे हिसाब से एक अच्छी डील है। मैंने उस स्टोन को हाथ लगाकर देखा है। उसमें एक अलग सी पावर है। यह पावर ग्रैंड मास्टर रियम से बड़ी है और मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। आहान ने कहा, पर क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि सुखदेव को हरा पाओगे? वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे खतरनाक फाइटर है और ट्रांसफॉर्मेशन रियल पर है। तुम अभी भी कन्वर्टिंग फोर्स पर आए हो। अगर तुमसे एक भी गलती हुई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। यू कैन नॉट बी केयरलेस। रक्षित ने परेशान होते हुए कहा। आहान ने स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स, मैं जानता हूं कि वो बहुत स्ट्रोंग है, पर जब हम होटल में थे तब मैंने उन्हें अच्छे से नोटिस किया था। वो ज्यादा मूव नहीं करते हैं, पर उनका ओरा बहुत खतरनाक है। तो फिर तुम? रक्षित कुछ कहना चाहता था, पर आहान ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता? ट्रस्ट मी, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। आहान की बात सुनकर रक्षित ऑब्वियसली आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसके बारे में इस बार भरोसा था कि आहान की बात पर उसे भरोसा है। 3 दिन बहुत जल्दी गुजर गए। इसी बीच आहान ने अपने आप को फाइट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोशिश की। आहान फाइट के लिए तैयार था। फाइट के दिन आहान और रक्षित सुबह सुबह सरोवर मैनर पहुंच गए थे। सरोवर मैनर मनाली के आउटस्कर्ट पर बना हुआ एक रिजॉर्ट था। यहाँ सब सिर्फ मेंबर आ सकते थे। यहाँ ग्रीनरी, माउंटेन्स, रिवर सब कुछ था। कुछ रिलैक्स करने के लिए यहाँ एक परफेक्ट जगह थी, पर इस रिजॉर्ट के मेंबर्स ही कुछ लोग थे। आहान उन लोगों में से नहीं था। जब वो मैनर पहुंचा तब गार्ड्स ने उसे बाहर ही रोक लिया। आहान बार बार गार्ड से पूछ रहा था, मैं अंदर नहीं जा सकता? मैं क्यों अंदर नहीं जा सकता? आहान के सवाल पर गार्ड सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, सॉरी सर, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। ये प्राइवेट रिजॉर्ट है, यहाँ सिर्फ मेंबर आ सकते हैं, आप मेंबर नहीं हैं। वो गार्ड ये बात बहुत क्लियरली कह रहा था, पर कहीं ना कहीं आहान को लग रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि उसके जैसा साधारण सा दिखने वाला इंसान यहाँ नहीं आ सकता है। आहान भी वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि सुखदेव ने यह जानबूझकर किया है। वो शायद चाहता कि आहान अपना काम लूज कर दे और फिर फाइट में कंसंट्रेट ना कर पाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आहान बहुत शांत था
वो जानता था कि उसे अंदर एंट्री जरूर मिलेगी, क्योंकि सुखदेव उसके साथ फाइट करने के लिए बेचैन था। जब गार्ड नहीं बाना तब आहान ने कहा, आप एक बार अंदर जाकर पूछ लो, अगर वो मना कर देंगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। इससे पहले गार्ड कुछ बोल पाता, वो मोटा आदमी पैनिक भागते हुए गेट के पास आ गया। उसने आते ही पहले आहान से बात की। आहान, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको यहाँ रोक लेंगे। इतना बोलने के बाद उसने गार्ड्स की तरफ देखा और उन्हें डांट लगाई। जल्दी से इनसे माफी मांगो। तुम आहान राजादा को कैसे रोक सकते हो? आर यू फूल्स? से यू सॉरी क्विकली। गार्ड्स हड़बड़ा गए। बहुत वियर्ड महसूस कर रहे थे, क्योंकि उस आदमी ने उन्हें माफी मांगने के लिए बोला था, इसलिए वो मना नहीं कर सकते थे। आखिर यह सरोवर मनोहर सुखदेव का ही था। वो मोटा इंसान वहां मैनेजर भी था। सॉरी सर, गार्ड ने कहा, लेट इट बी, ये छोटा सा मैटर है। आहान ने कैजुअली कहा। आहान, लोगों से ही लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है। मैनेजर ने एम्बेरेसिंगली हंसते हुए कहा। आहान ने उनकी बात को अनसुना किया और फिर पूछा, कहाँ है सब लोग? आइए, आप मेरे साथ आइए। सुखदेव सर आपका इंतजार ही कर रहे हैं। उनके लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजर ने कहा। इसके बाद वो लोग रिजॉर्ट के क्लब हाउस की तरफ गए। जब वो लोग चल रहे थे तब आहान रिजॉर्ट को देख रहा था। चारों तरफ हरियाली थी, बर्ड्स की चिरपिंग सुनाई दे रही थी। आहान को ऐसे ही देखकर मैनेजर ने कहा, ये जगह वेकेशन के लिए बहुत अच्छी है। एक दो बार यहाँ आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए बात करके आपको मेंबरशिप दिला सकता हूँ। जगह बहुत अच्छी है, पर मुझे इतने लोग पसंद नहीं। ज्यादा लोगों के बीच में घुटने होने लगती है। मुझे रिलैक्स करना होगा तो मैं अकेले रहना पसंद करूंगा। आहान ने कहा, आप सच में बहुत अलग हैं, मैनेजर ने कहा। इसके बाद वो लोग क्लब हाउस पहुंच गए। वहां पर एक ट्रेनिंग हॉल था जहां पर फाइट होने वाली थी। जब आहान अंदर गया तो उसने देखा मास्टर सुखदेव के साथ एक इंसान था जिसे वो जानता था। आहान ने कहा, विनीत सबरवाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आहान इसे एक बार मिला था, पर वो देखते ही पहचान गया था। माय डियर मार्शल आर्ट्स फ्रेंड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तुमसे मिलूंगा, विनीत ने कहा और आहान की तरफ भाव किया। आहान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने भाव किया। विनीत ने एक लंबा गाउन पहना था और उसके बैग पर एक स्वॉर्ड लटक रही थी। 2 दिन पहले मैं मास्टर सुखदेव से मिला था। उनके मार्शल आर्ट्स मूव देखकर मैं उनका फैन हो गया। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनका किसी कन्वर्टिंग स्टेज के मार्शल आर्ट फाइटर है, तो मैं ये फाइट देखने के लिए यहाँ आ गया, विनीत ने कहा। आहान, आप विनीत को जानते हैं? सुखदेव ने कहा। आहान ने नोट किया। विनीत ने वहां होने से आहान कंपटीशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मास्टर सुखदेव को जो चाहिए था मैं वो लेकर आया हूँ। वंडर वो स्टोन कहाँ है? आहान ने कहा। जैसे ही आहान ने बात बोली, सुखदेव ने क्लैप किया और 3-4 लोग वो बॉक्स लेकर आए। उन्होंने जब बॉक्स रखा तब मैनेजर ने आकर बॉक्स खोल दिया। आहान, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं कल्टीवेशन स्क्रिप्चर देखना चाहूंगा, सुखदेव ने कहा। आहान ने बिना हेजिटेट किए अपने रो की स्लीव से एक स्क्रोल निकाला और कहा, ये रहे कल्टीवेशन स्क्रिप्चर। सुखदेव ने जैसे ही स्क्रिप्चर देखे उसे आहान के हाथ से छीनना चाहता था, पर आहान की स्पीड इतनी तेज थी कि ऐसा नहीं कर पाया। जैसे उसने स्क्रिप्चर पर झपटा मारने की कोशिश की, आहान ने अपना हाथ पीछे ले लिया और कहा, नॉट सो सून मास्टर सुखदेव, अब आप जीत जाएंगे तब मैं आपको स्क्रिप्चर खुद दूंगा। सुखदेव ने इस हरकत पर एम्ब्रेस हो गए और अपना सिर खुजलाने लगे और कहा, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। दोनों पार्टी बैट का सामान लाई थी, इसलिए मैच शुरू करने की बारी थी। मैच शुरू होने से पहले मैनेजर ने आहान से कहा, आहान, ये गैम्बलिंग फाइट है और ना ही लाइफ एंड डेथ मैच, तो इसके रूल सिंपल है। जो भी इस एरिया से बाहर आएगा वो जमीन पर गिर जाएगा, वो मैच हार जाएगा। बाकी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर हो इसलिए सब समझते हो। ओके, आहान ने कहा और फाइटिंग एरिया में जाने लगा। अचानक से विनीत ने उसे रोका और कहा, आहान, ढंग से फाइट करना, ज्यादा जोश दिखाने की जरूरत नहीं है। आहान को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और फाइटिंग एरिया के सेंटर में आकर खड़ा हो गया। दोनों फाइटर्स एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों ने अपनी बॉडी में क्यूआई सर्च करना शुरू कर दिया। दोनों के पास कोई वेपन्स नहीं थे, क्योंकि दोनों मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर थे। दोनों अटैक के लिए तैयार थे, बस रेफरी गो साइन का इंतजार कर रहे थे। जैसे रेफरी ने सीटी बजाई, दोनों फाइट करना शुरू हो गए। दोनों के मूवमेंट्स और फुटस्टेप बहुत फास्ट थे। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए हॉर्न उनके मूवमेंट से गूंज रहा था। सिर्फ विनीत मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा था, बाकी तो सब सिर्फ मैच देख रहे थे। दोनों के बीच में जैसे ही कोलिजन हुआ, दोनों एक दूसरे पर 15-20 अटैक कर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों का टक्कर का मुकाबला चल रहा था। दोनों अभी तक खुलकर अटैक नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के वीक पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे थे। दोनों अपने स्टेज पर पीक पर थे, इसलिए एक दूसरे की बिना वीकनेस जाने उन्हें हराना मुश्किल था। अगर उन्हें सामने वाले की वीकनेस पता चल जाए तो उनके लिए आसान हो जाएगा।
इस वक्त अहान हवा में उछला और उसने सुखदेव के फेस पर किक किया, पर सुखदेव ने उसे आसानी से ब्लॉक कर दिया था। सुखदेव ने अहान की एंकल पकड़ ली और दूसरे हाथ से अपना किलिंग मूव करने की कोशिश कर रहा था। अहान ने झटके में अपने पैर छुड़वाए और सुखदेव के मुंह को वेस्ट कर दिया, पर सुखदेव रुका नहीं। वो एक के बाद एक फायर से अटैक कर रहा था। ऐसा लग रहा जैसे वो अहान को जान से मारना चाहता था। अहान था इसलिए वो पीछे नहीं हटने वाला था। उसने भी अपनी स्ट्रेंथ और अटैकिंग स्पीड बढ़ा ली। अहान कब कौन सा मूव कर रहा था ये कोई नहीं देख पा रहा था। तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैंने बहुत वक्त से ऐसी फाइट नहीं एक्सपीरियंस की है, सुखदेव ने कहा और 2 कदम पीछे हो गया। अहान भी एक पल के लिए सांस लेना चाहता था, इसलिए वो उसके पीछे भागा नहीं और अपनी जगह पर रुक गया। लेट्स गो, सुखदेव ने कहा और अहान की तरफ भागा। उसने अहान को 3-4 बार पंच किया, पर अहान ने उन्हें इजीली ब्लॉक कर दिया। दोनों के बीच बहुत सीरियस फाइट चल रही थी। अहान ने कल्टीवेशन स्क्रिप्चर को थोड़ा सा पढ़ा था, इसलिए वो ग्रैंड मास्टर मूव के बारे में थोड़ा जानता था। अहान ने उन मूवमेंट को यूज करके सुखदेव को दबाने की कोशिश की। अचानक से सुखदेव का ऑरा और फाइटिंग स्टाइल बदल गया। ये देखकर अहान बिल्कुल हैरान हो गया। मैच के बीच दोनों अपना ऑरा और फाइटिंग स्टाइल नहीं बदल सकता था। सुखदेव ने अहान की तरफ झपटा मारा और उसके लेफ्ट हाथ पर खरोंच कर दिया। उसके हाथ पर गहरे निशान पड़ गए और उनमें से खून बहने लगा। इंजरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए अहान ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसने फाइट कंटिन्यू की। अहान फाइट करने के लिए अपना मूव तैयार कर रहा था। अचानक से उसके हाथ में दर्द होने लगा। यह दर्द बहुत एक्सट्रीम था और अहान को ऐसी चोट की वजह से ऐसा दर्द नहीं हो सकता था। इस वक्त अहान को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पूछा, क्या आपने मुझे पॉइजन किया है? अगर सुखदेव ने अहान को पॉइजन दिया है तो फिर अब अहान आगे फाइट कैसे कंटिन्यू करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, आज का सवाल बहुत खास है। आपको उस इंसान का नाम बताना है जिसको आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उस इंसान का नाम और आपका नाम मैं अगली वीडियो में मेंशन करूंगा, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहिए कि आप किसको कितना ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, 384वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अहान इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसने सुखदेव से सवाल किया, क्या आपने मुझे पॉइजन किया है? सुखदेव ने स्मिर किया और कहा, तुम मुझ पर बिना किसी सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते हो। सबूत लाओ और फिर इल्जाम लगाओ। अहान जानता था कि यह सब पॉइजन की वजह से हो रहा था। अगर पॉइजन नहीं होता तो इतनी सी चोट की वजह से उसे इतना पेन नहीं हो सकता था। अहान का थ्रेशोल्ड बहुत अच्छा था। अहान को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां उसके शरीर में चल रही थी, उसे काट रही थी, उसे हर मसल्स में दर्द हो रहा था। अहान ने मन में सोचा, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे इस दर्द का जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। वो अपना लेफ्ट हैंड यूज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अगर हाथ से पूरे जहर में फैल सकता था। अगर उसे जहर उसके दिल में पहुंच गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस वक्त अहान की सिचुएशन बहुत खराब थी। वो सिर्फ अपने पैर और राइट आर्म यूज कर सकता था और वो लगातार सुखदेव के अटैक को डोज कर रहा था। अहान अपने दिल में जानता था कि वो ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगा। उसने इस पॉइजन का इलाज करना बहुत जरूरी था। अहान इस वक्त बहुत क्रूशियल सिचुएशन में था, पर फिर भी उसने मुंह से अपने रोप का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे अपने हाथ पर बांधने लगा। वो जहर को अपने बॉडी में फैलने से रोकना चाहता था। सुखदेव का हर मूव से पहले वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। अहान उन्हें डोज करते हुए लगातार कपड़ा बांधने की कोशिश कर रहा था। फॉर्चुनेटली बहुत स्ट्रगल के बाद अहान ने कपड़ा बांध लिया था। अब जहर उसकी बॉडी में नहीं फैलेगा और साथ ही अहान जानता था कि उसे अब यह फाइट जल्दी ही खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। जब सुखदेव ने देखा कि इतने फ्रेश अटैक के बीच भी अहान ने जहर को अपनी बॉडी में फैलने से रोक लिया है, तब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। पहले उसे लगा कि अहान को पॉइजन की मदद से आसानी से हरा देगा, पर अब उसे लग रहा था कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अगर सुखदेव ने अपना आप को ब्रेस किया और टाइगर फिस्ट और लेग टेक्निक से अहान को मारने की कोशिश की। सुखदेव की पावर लगातार बढ़ रही थी और उसका हर मूव पहले से 2 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था। अब की सिचुएशन के हिसाब से अहान डिसएडवांटेज में था। ऑडियंस में बैठे रक्षित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, पर वो जानता था कि कुछ तो गलत जरूर है। रक्षित अपनी जगह से उठकर अहान की मदद करना चाहता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। शुरू से ही 2 लोग उसके पास खड़े थे और उसे घूर रहे थे। सुखदेव ने अहान को मारने का प्लान पहले ही बना लिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अहान को किसी ट्रैप में फंसाया हो। वो आज अहान को मारना ही चाहता था। अहान और रक्षित दोनों बहुत बेचैन थे, दोनों ही बहुत लाचार भी थे। अहान अपने आप को ब्रेस नहीं कर पा रहा था, वहीं रक्षित अहान की मदद करने के लिए आगे नहीं जा पा रहा था। अहान को अपना लेफ्ट आर्म फील होना बंद हो गया। जहर उसके पूरे हाथ में फैल चुका था। अब अहान अपने आप को काम किया और आगे प्रोसीड कैसे करेगा उसके बारे में सोचा। अहान सुखदेव के पीछे हुआ और अपना क्यूआई स्टेबल किया। इसके बाद वो अटैक करने के लिए तैयार हुआ और जोर से चिल्लाया, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं जो करूंगा
उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। सुखदेव आहन की बात सुनकर हैरान था। उसे लग रहा था कि पॉइजन आहन के दिमाग में चढ़ गया है। वो इतने डिसएडवांटेज में था, फिर भी उसे मारने की बात कर रहा था। सुखदेव ने सार्केस्टिकली स्माइल किया और कहा, तुम मुझे अपने किलिंग्स मूव्स दिखाओ, दिखाओ, मैं भी देखता हूँ। जैसे ही सुखदेव ने अपना फाइनल मूव करके फाइट खत्म करना चाहता, वैसे आहन में चेंजेस होते हुए देखे। आहन की आंखें लाल हो गई और उसका गोरा चेहरा भी लाल हो गया। ऐसा लग रहा जैसे उसके चेहरे में अभी खून टपकेगा। आहन को इस तरह देखकर सुखदेव के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने घबराते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पास इविल आर्ट्स कैसे आ सकती है? सुखदेव जहां वही था वहीं रुक गया। आहन को ऐसे देखकर उसमें एकदम से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। अब आहन सुखदेव की तरफ आ रहा था। उसने उससे कहा, क्या हुआ? तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना, आओ मारो ना। आहन का क्यूआई सर्ज हो चुका था और वो अपना दर्द भी भूल चुका था। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ सुखदेव को हराना चल रहा था। वो जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रहा था, वो बोल रहा था, आओ आओ मुझे मारो। वैसे वैसे सुखदेव का एक एक कदम पीछे चल रहा था। एक पॉइंट पर आकर सुखदेव भी रुक गया। अब वो रिक्रिएट नहीं कर पा रहा था, नहीं तो इतने लोगों के सामने उसकी इज्जत नहीं रहेगी। इतना सोचने के बाद आहन के पास एक ही हाथ था, इसलिए उस पर अटैक करेगा और आहन से शायद कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही सुखदेव आहन की तरफ अपने डेडली पंच चार्ज किया, आहन ने अपने राइट हैंड से उसे पकड़ लिया और फिर उसके हाथ से कपड़ों की तरह निचोड़ने लगा। आहन लगातार सुखदेव को लेकर ट्विस्ट कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना, अब मैं जो करूंगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द होता क्या है। इतनी जल्दी आसानी से तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारूंगा, आहन ने गुस्से में कहा। सुखदेव को इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द में चिल्ला रहा था। उसका हाथ आहन ने बुरी तरह से मरोड़ दिया। जब आहन ने हड्डी क्रैक होने की आवाज आई तब उसके हाथ को जाने दिया। सुखदेव का हाथ बेजान हो गया। वो अब उसके शरीर का हिस्सा था और वहां पर सही तो काम नहीं कर रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इविल आर्ट्स? सुखदेव की इतनी हालत खराब थी कि वो अपनी बात ढंग से कह नहीं पा रहा था। आहन ऐसा ही एक दूसरे हाथ के साथ करना चाहता था। जैसे उसने सुखदेव का दूसरा हाथ पकड़ा, किसी ने उसकी तरफ स्वॉर्ड फेंक दी। आहन ने स्वॉर्ड को आते हुए देखा और वो पीछे हो गया, जिसकी वजह से उसके हाथ में से सुखदेव का हाथ भी चला गया। सुखदेव का हाथ बुरी तरह से डैमेज हो चुका था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। आहन ने अब कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो दूर खड़े विनीत को देखने लगा। वो जानता था कि स्वॉर्ड विनीत ने फेंकी थी। विनीत का चेहरा बिल्कुल शांत था। आहन को जब सुखदेव ने पॉइजन दिया तब उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि जो विनीत ने बीच में टांग अड़ाने आ गया था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हें भी मुझसे लड़ना है क्या? आहन ने गुस्से में कहा। स्वॉर्ड आहन के पिछले वाली दीवार पर अटकी हुई थी। अब विनीत धीरे धीरे चलकर आहन के पास आ रहा था। उसने आहन से कहा, माय डियर मार्शल आर्ट फ्रेंड, अगर फाइट के बिना काम हो सकता है तो हमें वो ही करना चाहिए। ज्यादा फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। आहन को इस वक्त इतने गुस्से में था, वो विनीत को अब्यूज करने लग गया। आहन को सुखदेव और विनीत दोनों को धोखा मिला था। आहन कुछ बर्दाश्त कर सकता था पर धोखा नहीं। अगर तुम्हें यही करना था तो पहले क्यों नहीं बोले? डरपोक की तरह पीछे से वार क्यों किया? आहन ने कहा। विनीत ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने लगा। उसके पास स्वॉर्ड नहीं थी, पर उसकी पावर भी किसी से कम नहीं थी। वो आहन के पास आया और उस पर अटैक करने लगा। उसके बीच में कुछ ही देर से 100 से ज्यादा एक्सचेंज हो गए थे। विनीत के कुछ मूव्स बहुत हार्ड थे और कुछ मूव्स बहुत सॉफ्ट भी थे। वो आहन के पीक पर पहुंचे क्यूआई को नीचे लाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। पर आहन की पावर्स अनबीटेबल थी। आहन ने विनीत को एहसास दिला दिया कि वो उसे नहीं हरा पाएगा। स्वॉर्ड के बिना विनीत डिसएडवांटेज में था, इसलिए वो स्वॉर्ड लेना चाहता था। वो जैसे ही स्वॉर्ड की तरफ भागा, आहन भी उसकी तरफ भाग लिया। ऐसा नहीं था कि आहन उसे स्वॉर्ड के साथ हरा नहीं सकता था, पर आहन बेबस मौका नहीं देना चाहता था। आहन थोड़ा सा चूक गया और स्वॉर्ड विनीत के हाथ लग गई। विनीत जोर से हंसने लगा और उसने कहा, अब दिखाता हूं मैं तुम्हें। इस वक्त आहन की जो कंडीशन थी उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। आहन ने कॉन्फिडेंटली कहा, देखते हैं। इसके बाद विनीत ने आहन पर अटैक करना शुरू किया। आहन विनीत को बस किसी वेपन की बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। मुझे लगा था कि तुम अच्छे इंसान हो, दोस्त बनाने लायक हो, पर तुम तो सांप निकले। अच्छा हुआ तुमने अपनी असलियत पहले ही दिखा दी। आहन ने कहा, अब जो भी है यही है। विनीत ने कहा, पहले मैं तुम्हें इसलिए लड़ रहा था क्योंकि तुमने ये फाइट इनिशिएट की थी। अब मैं तुमसे इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुम्हें हराकर ही मुझे चैन मिलेगा, आहन ने कहा। इतना कहने के साथ ही आहन ने विनीत को हाथ में किक किया और स्वॉर्ड विनीत के हाथ से छूट गई। आहन हवा में उछला और उसने स्वॉर्ड पकड़ ली। मैं दिखाता हूं स्वॉर्ड तकनीक किसे कहते हैं, आहन ने कहा। इसके बाद आहन ने स्वॉर्ड स्किल दिखाने शुरू किए और बहुत एलिगेंटली और ग्रेसफुली स्वॉर्ड के साथ विनीत पर अटैक कर रहा था। उसका हर मूवमेंट देखने लायक था।
हर कदम के साथ अहान एक नया मूव कर रहा था। देखते ही देखते विनीत एक दीवार के पास आकर रुक गया और वो बच नहीं सकता था। वो जानता था कि उसके पास बहुत अब कोई चांसेस नहीं है। उसने आंखें बंद कर ली। तभी अहान ने तलवार विनीत के आर्म में घुसा दिया। उसके आर्म से खून निकलने लगा और वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसने विनीत को हरा दिया था और वो सुखदेव को मारना चाहता था। वो सुखदेव के पास गया और जैसे ही उसने मारने के लिए हाथ उठाया, मैनेजर जोर से चिल्लाया, रुक जाओ। मैनेजर बहुत घबराया हुआ था। वो मार्शल आर्ट्स नहीं जानता था, इसलिए अब तक कुछ नहीं कर पाया था। अब वो अपने मास्टर को मरते हुए नहीं देख सकता था। मैनेजर की बात सुनकर अहान रुक गया और उसने गुस्से में कहा, क्या है? हमसे गलती हो गई। हम लालची हो गए थे, इसलिए हमने सब किया। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, प्लीज हमें छोड़ दो। मैनेजर ने कहा, अच्छा, तुम्हारे मास्टर ने जो किया वो सही था। उसने मुझे धोखा दिया और तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अहान ने कहा, हम अपनी गलती मानते हैं। हमसे गलती हुई है। आप सर की जान बख्श दीजिए। उसके बदले में आप जो मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। आप सर को छोड़ दीजिए। मैनेजर ने कहा, क्या अहान एक बार फिर मैनेजर की इस बात पर यकीन करेगा और सुखदेव को छोड़ देगा, या फिर उस सुखदेव को छोड़ने के बारे में सोचेगा या नहीं, या फिर उसके बारे में उसे अच्छी कीमत वसूल करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, आज के सवाल का जवाब जरूर देकर जाइए। मैंने आज का सवाल जो आपसे पूछा है कि आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किस इंसान को करते हैं, उस इंसान का नाम और उस इंसान के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताकर मुझे जरूर जाइएगा, जिससे अगली वीडियो में आपका नाम और उस इंसान का नाम मैं जरूर ले सकूं जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, 385वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हम अपनी गलती मानते हैं। हमसे गलती हुई है। आप सर की जान बख्श दीजिए। उसके बदले में आप जो मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। आप सर को छोड़ दीजिए। मैनेजर ने कहा और अहान के आगे एक बोतल रख दी। इस बोतल में उस पॉइजन का एंटीडोट था। अहान ने वो बोतल ली और उस एंटीडोट को पी लिया। ऐसा करो, तुम बताओ कि मुझे क्या दे सकते हो। अगर मुझे सही लगा तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। अहान ने कहा। वो जानना चाहता था कि सुखदेव को बचाने के लिए मैनेजर किस हद तक जाएगा। वाकई उसके मन में सुखदेव को जिंदा छोड़ने का ख्याल एक बार भी नहीं आया था। अहान ने सोचा, अभी ना सही 5 मिनट बाद तो इसे मरना ही है। मैनेजर की बात सुन ही लेता हूं। ये बात सुनकर मैनेजर ने बहुत सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या दे जिससे अहान सुखदेव को छोड़ दे। जब वो सोचने में बहुत वक्त लगा रहा था तब अहान ने कहा, लगता है तुम्हें अपने सर की जान प्यारी नहीं है। ऐसा करता हूं, मैं इसे मार देता हूं। अहान ने कहा और अपना हाथ हवा में उठाया। नहीं नहीं नहीं, मैनेजर ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, नहीं, हमें कुछ वक्त दीजिए, हम अभी सोचकर बताते हैं। मैं कंपनसेट करने के लिए तैयार हूं। अहान को कोई भी जल्दी नहीं थी। वो जानता था कि इस वक्त वो सेफ है। ना सुखदेव कुछ कर पाएगा ना ही विनीत। बाकी कोई मार्शल आर्ट्स में ट्रेन नहीं था और अहान को नुकसान पहुंचा नहीं सकता था। कुछ देर सोचने के बाद मैनेजर ने कहा, हम आपको सरोवर मैनर, रॉयल होटल और ये स्टोन देने के लिए तैयार है। अहान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोग उसे चीज देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन दोनों प्रॉपर्टीज का प्राइस इतना था कोई सोच नहीं सकता था। इसके अलावा वो अहान को वंडर स्टोन देने के लिए भी तैयार था। पर अहान को यह सब नहीं चाहिए था। वो इतने बड़े धोखे की वजह से सुखदेव को मारने के लिए बेचैन हो रहा था। अहान का लेफ्ट आर्म अब थोड़ा ठीक हो गया था और उसमें स्ट्रेंथ भी वापस आने लगी थी। उसने अपना हाथ उठाया और एक स्ट्राइक में सुखदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही अहान ने सुखदेव की गर्दन के पास पहुंचने ही वाला था, उसने फिर से किसी को रोका। रुक जाओ, उसे मत मारो। इस बार अहान को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि रक्षित ही था। अहान बहुत कंफ्यूज हो गया। वो सोच रहा था कि रक्षित उसे क्यों रोक रहा था, पर वो किसी और की बात माने ना माने, रक्षित की बात सुनता ही था। उसने इस वक्त रहने के बाद यह समझ गया कि रक्षित उसे हार्म करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। उसने कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्यों? रक्षित के चेहरे पर एक काम एक्सप्रेशन था। उसने डीप वर्ड्स में कहा, अहान, मैं तुम्हें इसे मारने के लिए नहीं रोक रहा हूं, पर मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम्हें मान लेना, पर वरना इसे हम यही मार सकते हैं। मेरे साथ ये गेसिंग गेम मत खेलो। जो बोलना है साफ साफ बोलो। अहान ने कहा। सिर्फ अहान ही नहीं बल्कि वहां पर बहुत सारे लोग थे जो यह जानने के लिए बेताब थे कि रशीद के पास ऐसा क्या आइडिया आ गया। रशीद अहान के पास गया और उसके कान में कुछ कहा। रशीद की बात सुनकर अहान खुश हो गया और हंसने लगा। उसने स्माइल करते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा, इसे छोड़ दूंगा। रक्षित भी स्माइल कर रहा था। हैप्पी टू हियर दैट, रक्षित ने कहा।
वहां मौजूद किसी ने भी नहीं सुना कि रक्षित ने अहान से क्या कहा, पर वो जानकर खुश थे कि अहान सुखदेव को नहीं मारेगा। इसी के साथ वो अहान को थैंक यू बोलने लगे थे। उन्हें इतना खुश देखकर अहान ने कहा, मुझे थैंक यू बोलने की इतनी जल्दी भी मत करो। अभी अभी तुमने जो चीजें मुझे देने की बात की, मुझे उसके अलावा एक चीज और चाहिए। ये बात सुन के उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन सब चीजों के अलावा अहान को अब और क्या चाहिए था। अब उनके पास कुछ ऐसा बचा भी नहीं था जो उसे दे सके। अहान ने उस मोटे आदमी की तरफ इशारा किया और कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। जैसे अहान ने यह बात बोली, वो आदमी अपने घुटने पर बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा, सर प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे मारकर आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज स्पेयर मी। मैं रोज प्रे करूंगा कि भगवान आपको सारी खुशियां दे और लंबी जिंदगी दे। आप मुझे मत मारिए। इस बात पर अहान ने रूखी आवाज में कहा, ओफ, मैं तुम्हारी जान नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अब से तुम मेरे साथ रहोगे। अगर तुम लॉयल हो तो तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। वो आदमी चुप हो गया और चुपचाप अहान की बात मान गया। कुछ वक्त के बाद प्रॉपर्टी भी डील में सेटल हो गई और स्टोन भी अहान को मिल गया। अहान ने उन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं पूछा। उसे पता था कि सुखदेव वापस अपने घर चला गया और वहां रिकवर कर रहा है। विनीत भी उस दिन के बाद अंडरग्राउंड हो गया। अहान ने उस मोटे आदमी को रक्षित के हवाले कर दिया। अभी भी उसे कुछ खास काम नहीं था। अहान एक पूरा दिन उस बॉक्स और स्टोन को स्टडी किया। अहान को समझ आ रहा था कि स्टोन नहीं बल्कि बोझ अलग है। सुखदेव ने उस बॉक्स में कुछ ऐसी वेव सेट की थी जिसकी वजह से उसे अजीब सेंसेशन फील हो रही थी। वो स्टोन तो कोई मामूली सा स्टोन था। ये देखकर अहान को बहुत गुस्सा आया। उसका मन कर रहा था कि वो नॉर्थ ईस्ट जाकर सुखदेव को जान से मार दे। उसने मन में सोचा, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ बन गया। अपने लालच की वजह से इस मामूली पत्थर को स्पेशल और प्रीशियस समझने लग गया। अहान को उस दिन तो गुस्सा रहा, फिर उसने बाद में शांत हो गया। जब वो शांत हो गया तब उसने मयूर और हिमानी को रिजॉर्ट में बुला लिया। ये रिजॉर्ट चिल करने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। अहान भाई, आपको अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? मयूर ने कहा, यस, मुझे तो लगा था कि आप मेरे बारे में भूल गए होंगे। हिमानी ने कहा, अरे मैं किसी को नहीं भूला हूँ, बस मेरे पास वक्त नहीं था। जैसे ही टाइम मिला मैंने तुमको यहाँ बुला लिया ना। अहान ने कहा। तीनों आपस में बात कर रहे थे, स्विमिंग पूल के किनारे चिल कर रहे थे। कुछ देर बाद अहान वहां अकेला गया और जैसे वो सोने लगा उसे हल्ले की आवाज आने लगी। अहान तुरंत उठकर मेन गेट के पास चला गया। जिस गार्ड ने कुछ दिन पहले अहान को रोका था उससे मिला था। अहान ने उस अंदाजा हो गया कि वहां पर चल क्या रहा था। तभी वहां पर हिमानी भी आ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं, अहान ने कहा। अहान ने देखा कुछ लोग गेट के बाहर खड़े थे और सिक्योरिटी गार्ड से बहस कर रहे थे। हम यहाँ के मेंबर्स हैं, तुम हमें यहाँ से कैसे रोक सकते हो? एक आदमी ने कहा, सब मेंबर्स की मेंबरशिप खत्म कर दी गई है। ये एक रिजॉर्ट एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ अब कोई नहीं आ सकता। गार्ड ने कहा। रिजॉर्ट की डील होने के बाद अहान ने सबकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी। उसे प्राइवेट एरिया प्रॉपर्टी बना दिया। अहान को लेजर टाइम में लोग पसंद नहीं थे। वो अकेले या अपने लोगों के बीच रहना पसंद करता था। अहान को नहीं पता था कि वहां पर आकर उनके लिए प्रॉब्लम कोई क्रिएट करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय कैंसिल? ऐसे कोई मेरी मेंबरशिप कैसे कैंसिल कर सकता है? मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एक आदमी ने कहा। अहान ने कुछ नहीं कहा और साइड में खड़ा होकर सब देख रहा था। वो देखना चाहता था कि सिक्योरिटी गार्ड्स उन लोगों को कैसे ट्रीट करता है। गार्ड बहुत रिस्पॉन्सिबल था। उसने उन लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल किया। सर, मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। मुझे ऊपर से ऑर्डर्स हैं, मैं किसी को अंदर ना आने दूं और मैं बस वही कर रहा हूँ। गार्ड ने कहा, तुम अभी अपने मैनेजर को बुलाओ यहाँ। देखता हूँ मुझे अंदर आने से कैसे मना करता है। मनाली में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मना करे। एक लेडी ने गुस्से में कहा। हिमाने का दिल बहुत सॉफ्ट था। जब उसने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं तब उसने अहान से धीरे से कहा, आप इंटरफेयर नहीं करोगे? नहीं, ये लोग ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हैं। देखते हैं इनकी स्मार्टनेस किस हद तक जाती है, अहान ने कहा। उन गेस्ट्स में से कुछ लोग समझदार भी थे। एक चश्मे वाला आदमी आ गया और उसने कहा, तुम शायद हमें जानते नहीं हो। एक काम करो, अपने मैनेजर को बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। सिक्योरिटी गार्ड ने फर्मली मना करते हुए कहा, सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये यहाँ का रूल है कि मैं किसी को अंदर ना जाने दूं और मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। गार्ड की बातों में गेस्ट थोड़ा अनोय हो गए। इसके बाद उसके सामने एक लेडी आई और उसने कहा, तुमने कहा था कि अंदर कोई नहीं जा सकता, फिर ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं? ये कोई स्पेशल है क्या? उस लेडी ने टोन साफ नजर आ रहा था कि वो कितनी अनॉयड थी। सिक्योरिटी गार्ड ने अहान को देखा। वो अहान को जानता था पर उसे नहीं पता था कि वो लोग वहां का ओनर है। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अहान को परमिशन क्यों मिली थी, पर उसे जितना पता था उसने इतना इस गेस्ट को बता दिया। सर, वो लोग यहाँ के मेंबर हैं।
इसलिए मैंने उन्हें अंदर जाने दिया। गार्ड ने बहुत कामली कहा, क्या क्या कहा तुमने? ये फटीचर से दिखने वाले लोग यहाँ के मेंबर हैं। इस वक्त मजाक करने के लिए तुम्हें हम ही मिले हैं क्या? उस लेडी ने हंसते हुए कहा, और वो प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसने आज से पहले जो भी कुछ सुना था वो नहीं देखा था। ये बात सुनकर अहान को बहुत गुस्सा आया। अहान को देखकर उसे फटीचर कहा जा सकता था, पर हिमानी के लिए वर्ड यूज करना सही नहीं था। हिमानी किसी भी एंगल से फटीचर नहीं लग रही थी। उसने कस्टमाइज स्विमिंग कॉस्ट्यूम में हिमानी को बहुत सुंदर और एलिगेंट लग रही थी। आप फटीचर किसे कह रही हैं? गार्ड ने एक बार मना कर दिया कि आप लोग अंदर नहीं आ सकते, तो आपको ये बात समझ नहीं आ रही है क्या? फाइनली अहान ने आगे आया और उसने कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? ये मनाली है, हम यहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें हमें यहाँ आने से पहले कभी नहीं देखा, इसलिए तो मैं तुम्हें फटीचर नालायक और गवार ही बोलूंगी। उस लेडी ने कहा। इन सब की बातें सुनकर अहान को बहुत गुस्सा आया कि अहान अपने गुस्से पर काबू पा लेगा या उन लोगों को अच्छा सबक सिखाएगा, या मैनेजर इस बात में बीच में आकर हैंडल कर लेगा। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें।